अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल को, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखा करें। मगर आप लोग तो कभी भी, मैं चाहे हमेशा एवरीडे आपको इस शो में यही बात बोलती हूँ, मगर जब आप लोग आते हैं तो आप भूल ही जाते हैं कि क्या बोला गया था स्टार्ट के अंदर, क्या नहीं। आप लोग हमेशा कॉलर पे ही आके बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको चाहिए अपनी टॉपिक पे रहें, अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कुछ कॉलर तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कॉलर क्या बातें करेगा, उसको नोट करते हैं, फिर आते हैं तो 5 मिनट की स्पीच में यही होता है कि फला कॉलर ने ये कहा, ये कहा, ये कह रहा है, ये कह रहा है। अरे आप अपना तजिया देना, आप लोगों को कॉलर से क्या लेना, कॉलर क्या बोल रहा है। आप अपने दिमाग से कहें, आप ये कह देंगे हाँ जी हम एग्री नहीं करते, हमारे पास ये फिगर है, ये हम बात सही कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होगा। मगर आप लोग आते हैं हमेशा कॉलर पे हमला कर देते हैं। चले जी, आज टॉपिक हमारा यही है कि आपको पता है कि हुकूमत तो नाकाम हो गई है। ये हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। जिस तरह आई थी महंगाई का जोर लेके, महंगाई आज इस आसमान से बातें कर रही है। महंगाई पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि महंगाई का तूफान लोगों पे गिर पड़ा है। बिजली भी महंगी होने वाली है, गैस मिल नहीं रही, आटा जो नापैद हो गया लोगों को, आटा समझ लें, जो आटा देने के लिए आए थे आटा लेके बैठ गए हैं, आटा लोगों को नहीं मिल रहा। महंगा तो महंगा, आटा मिल भी नहीं रहा। चीनी है, चीनी लोगों को नहीं मिल रही है। अब आप बताएं, ये आटा और चीनी तो एक आम चीज होती है रोजमर्रा गरीब इंसान के लिए। कौन सी महंगी चीज मांग रहा है, कौन सा बकरे और गाय मांग रहा है, गोश्त मांग रहा है। वो तो मांग रहा है बेचारा आटा, एक सूखी रोटी खा ले, अपने बच्चों को रोटी खिला दे, वो चीज तक लोगों ने ले ली है वहां से। तो आप बताएं, ये हुकूमत है जो लेकर आई थी, नारा लगा कर आई थी कि जी हम महंगाई को कम करेंगे, हम आवाम को रोटी देंगे, तो कहाँ गई वो रोटी। और अभी IMF से जो मायदा हुआ है उसमें तो महंगाई को और आसमानों से बातें करना है। अब कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत आने वाली है, इनकी हुकूमत जाने वाली है, इनकी मुद्दत पूरी हो गई हुकूमत की। तो अब जो निगरान हुकूमत आएगी, क्या उसको आजादी होगी फैसले करने की या नहीं, या उनके ऊपर भी पाबंदियां होंगी, वो भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और वो भी इसी तरह मुल्क को चलाएंगे जिस तरह ये हुकूमत चला के गई है 1.5 साल के अंदर। तो यकीनन आप इस पे आके बात जरूर कीजिएगा, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से रखिएगा। और इसमें भी बात करेंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अपने टाइम पे होंगे या नहीं होंगे इलेक्शन, या इलेक्शन भी इसी तरह कहानी चलती रहेगी कि हो रहे हैं नहीं हो रहे। 2 साल इलेक्शन की कहानी इसी तरह घिसटते रहेंगे। जब निगरान हुकूमत आएगी तो वो भी अपना टाइम चाहेगी कि मैं भी इसी तरह खींचता रहूं और इसी तरह आवाम पिसती रहे। कौन आएगा मसीहा जो आवाम को रिलीफ दिलाएगा। इससे पहले कि हम अपने कॉलर के पास जाते हैं, हम दानिश को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, और दानिश से ही ये सवाल पूछते हैं कि इनकी राय क्या है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने पूछा कि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ रही है, जो कि लाइक आपका एक दुरुस्त एक ऑब्जर्वेशन है कि वाकई महंगाई बहुत बढ़ रही है। लेकिन दूसरी बात आपने ये कही कि हुकूमत ने जो है वो कोई काम नहीं किया। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता कि हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। 3.5 साल जो पिछली हुकूमत की नाकामियां जितनी भी सामने आ चुकी आलमी हैं, सतह आपको भी पर पता है जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को तन्हा किया हर जगह पर, तो ये जो करंट गवर्नमेंट थी, चाहे ये 13 जमाती गवर्नमेंट थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि जितने नाराज दोस्त ममालिक हैं उनको राजी किया जाए। जिस तरह से मिस यूज किया गया इमरान खान के दौर में पावर को, जिस तरह से मिस यूज किया गया वजीर खारजा जो शाह महमूद कुरैशी, जो दूसरे मुल्कों में जाकर सिर्फ उनका एक एजेंडा होता था कि मैं लॉबिंग कर लूं, मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर बनवा लूं किसी तरीके से। ना पाकिस्तान पहले होता था, ना पाकिस्तान के मसाइल पहले होते थे। बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते, वो लॉबिंग करते रहे कि किसी तरीके से इमरान खान को हटा के मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मुझे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दिया जाए, और उल्टा दूसरे मुल्कों को वो नाराज करके आते रहे, किसी एजेंडे के बगैर जाते रहे। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है उसने सबसे पहले तो जो आपके ताल्लुकात थे बैरूनी ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, उनके साथ उन्होंने बहाल किया। अमेरिका इमरान खान के दौर में नाराज हुआ, सौदी अरब इमरान खान के दौर में नाराज हुआ, तुर्की इमरान खान के हुकूमत का काम ये था कि वो बैरून मुल्क के लोगों को नाराज को करे, मगर बेचारी जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ ना दे। भी खान साहब के दौर में नाराज हो गया। जो गरीब आवाम है वो रोती रहे, रोटी के लिए खुदकशियां करते रहे लोग। देखिए, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया, जिस काम के लिए आए थे। आप जरा इंसाफ से बात करेंगे, किस काम के लिए वो आए थे, क्या एजेंडा लेकर आए थे। जो कह रहे थे कि ये फितना है, इसको काम करना नहीं आता, इसने गरीब से रोटी छीन ली है, अगर हमें अपने कपड़े भी बेचने पड़ेंगे तो मैं अपने कपड़े भी बेचूंगा, आवाम को रिलीफ दूंगा, रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, हर चीज दूंगा। तो क्या दिया, ये तो बताएं मुझे जरा। देखिए, PDM की गवर्नमेंट जब आई थी तो उनका एक बयानिया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो उन्होंने रियासत बचाने के ऊपर ज्यादा काम किया। जिस तरह से
पीटीआई ने जहर घोला था पाकिस्तान की मईशत पर, और जिस तरह से वो उस चीज को आगे लेकर चले, उसके बाद उन्होंने जो अपने बैरूनी साथी थे उनको नाराज किया, आईएमएफ के साथ आपने डील्स की, उनके साथ मुआहदे किए, जिसके तहत जो है आपको उन मुआहदों जी पर हेलो जी, चलना था, एक आप सेकंड उन जी, पर हेलो, नहीं चले। वालेकुम अस्सलाम जी। बात असल में ये है कि ईरान और सऊदी की दोस्ती जो है ना, वो जो साहब बोल रहे हैं ना, उनके जी। दोस्त ने करवाई थी, इमरान खान ने थोड़ी करवाई थी। साहब इतना बोल रहे हैं ना, उनके कोई रिश्तेदार, कोई कजन ने या किसी और ने, हिमायती ने कराई। सबसे पहले इसकी फाउंडेशन इमरान खान ने डाली सऊदी और ईरान की दोस्ती कराना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस एशिया के अंदर। जितना टेंशन डिफ्यूज किया इमरान खान ने, मैं आपको बता नहीं सकता। वो जिस तरह उभरा है ना एशिया के अंदर, सऊदी वाले तो उसके फॉन्ड हो गए थे। आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब ने अगर आज भी पैसे दिए हैं ना, तो इमरान खान के फेस को देख के दिए। आप क्या समझ रहे हैं कि ये इस हुकूमत को देख के सऊदी ने पैसे दिए? आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान के फेस पे दिया है? लाइक आपके कहने का मकसद ये है कि इस टाइम हम जो है वो तकरार नहीं कर रहे, बल्कि कोई मजाया शो कर रहे हैं, जिसमें आप हमें ये जोक सुना रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने इमरान खान का मुंह देखकर जो है वो पैसे दिए। मैंने सुन ली, आपने जो भी अपना एक्सपर्ट राय दी है ना, हमने सुन ली, ठीक है। दूसरी बात ये कि इमरान खान को अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आप झूठे बयानात से मत करें और झूठे नजरिए से मत करें। अगर आपने इतना कुछ किया है, अवाम क्यों नहीं आपके लिए बोलती है कि यार वाह वाह वाह, सऊदी से पैसा लाए, चाइना से पैसा लाए, पाकिस्तान के हालात सही कर रहे हैं। अवाम कहाँ है? अवाम आपकी तारीफ कर रहा है। स्ट्रीट पे आप उठ के बर्गर तो खा के दिखा दें मुझे। आपकी अवाम कहाँ है? आपके पास वोट बैंक है ही नहीं। देखिए, वोट बैंक जब आता है जब पब्लिक को पता चलता है कि ये आदमी हमारे दुख को जानता है। 22 करोड़ अवाम पागल नहीं है। आप कल इलेक्शन करवाए, इमरान खान स्वीप कर देगा इनको। चले, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। आप रियलिटी की बात करें, आप ये बात मत करें कि इमरान खान जो है उसने ये किया। आप अगर इमरान खान ने कुछ नहीं किया तो पब्लिक पागल है। ये लोग पागल है जो वोट लेके खड़े हैं। इनके पास सिर्फ एक तलवार है, और वह वोट की तलवार। धूपों के आगे, गनों के आगे ये नहीं जाएंगे। ये जिस दिन इलेक्शन होगा ना, ये उस दिन आपको बताएंगे। और बाकायदा तो आपको ये लग रहा है सैयद साहब, आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन होगा तो इमरान खान को दोबारा से पीटीआई को देंगे? वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई का तो अब नाम ही नहीं है। समीना जी देखिए मेरी बात, आपको पता है इन्होंने क्या किया? जी, हुकूमत में भी अपने 4-4 5-5 वजीर डाल दिए इन्होंने। निगरा। अच्छा, तो ये बताएंगे कि निगरा हुकूमत कौन ले रहा है, किसको दे रहे हैं निगरा हुकूमत? आपको पता है कुछ? बोला था ये केयर टेकर नहीं है, टेक केयर हुकूमत आ रही है। टेक केयर करो, जब हम वापस आए हमें वापस दे देना। टेक केयर मैन, वी विल कम बैक, दिस इज इट। ये सिर्फ आप मुझे बताएं, मौलाना साहब ने, नून लीग ने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने वजीर दिए निगरान हुकूमत को, कि हम वहां से माल खाते रहे। भैया हमारा सिलसिला माल खाने का ना रुके। इतनी करप्शन इस फ्रंटियर में हुई है पिछले 6 महीने में, उसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग है सारी। स्कैंडल तो कोई नहीं सामने आया अगर करप्शन हुई भी है तो। मौलाना साहब हुकूमत छोड़ देंगे? बल्कि पिछले 1.5 साल से कोई स्कैंडल नहीं आया करप्शन का। इतना आप देखें ना, जो उससे पहले 3.5 साल वाले थे, अलबत्ता वो काफी सारे आए हैं, वो निकल रहे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा दूसरी बात ये, इमरान खान ने जो आज स्पीच की है, इमरान खान ने थोड़ी सी अपनी स्पीच में 1-2 गलतियां कर, वो मैंने नोट की है। इमरान खान स्पीच भी करते हैं, देखते तो कहीं नहीं हम। ये लोग इमोशनल हो गए, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, एक मिनट सैयद साहब मैं इनको जरा बता दूं, कह रहे हैं कि हम तो देखते नहीं, इमरान खान स्पीच भी करते हैं। इमरान खान ने अपना किसी चैनल पे नजर नहीं आती, नहीं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है इमरान खान ने, जिसपे वो अपनी एवरीडे अपनी स्पीच करते हैं। और तो समीना, आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान जो है वो अब सियासतदान से एक यूट्यूबर बन गए? क्या बात? नहीं, यूट्यूबर नहीं बन गए। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल से जो पैसा आएगा वो शौकत खानम को जाएगा। आपने देखा जब उनको चैनल से बैन किया गया, उनको बड़े बड़े चैनल से, आप खुद सोचेंगे अगर एक सियासतदान को इस तरह जब आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं तो फिर आप यूट्यूबर ही बन जाते हैं। यूट्यूबर नहीं बने, उन्होंने अपना चैनल चलाने पर उनकी फ्रेंड। चलिए, अब हमारी दुआ है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन ना हो, नहीं तो इमरान खान साहब की रोजी रोटी बंद हो जानी है। अब तो मतलब वो इसमें यार पे आ गए हैं कि वो एक कौमी सियासत से उतर के तो वो एक यूट्यूबर बन गए। जी, जब आप इदारों से टकराव लेते हैं तो फिर आप इस नहज पे पहुंच जाते हैं। जब ये जो शख्स इस वक्त अगर ये कह रहा है ना कि ये हुकूमत सही है और
ये लोग ही सही है, जी। ये वही लोग हैं जो 35 साल से यही चीज कह रहे हैं। और ये जो है ना, ये नौकर बन के रहेंगे, ये नौकर बन के रहेंगे, और ये कभी तरक्की नहीं करेगा मुल्क, ये कभी आगे नहीं जाएगा, और कभी भी हम जो है ना इस जंजीर नहीं तोड़ पाएंगे हम। जो जंजीर इमरान खान तोड़ना चाहता है, ये इनको नजर नहीं आ रहा, इनकी आंखों में पर्दा है इस वक्त। ये एक ही दो फैमिलियों के नीचे पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दो फैमिलियों के नीचे पूरी अपनी जिंदगी के, अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बैन करना चाहते हैं। दो फैमिलियों के साथ ही अपनी जिंदगी आगे गुजारना चाहते हैं, मुल्क को भी दो फैमिलियों के हाथ में दे दी है कि बस ये ही इनकी भागदौड़ जो है ना, दो फैमिलियां ही संभालें, और इनके आने वाले लोग जो हैं वो ही इस मुल्क को चलाएं, और कोई नहीं, करता धरता यही लोग होंगे। समीना जी, आप यहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, सारे फॉरनर यहाँ बैठे हैं, 1.5 करोड़ से पता नहीं कितने फॉरनर बाहर हैं, उनके दिल क्यों धड़कते हैं इमरान खान के लिए? उनके पास तो ब्रिटिश नेशनलिटी है, मेरे पास कैनेडियन नेशनलिटी, आप कैनेडियन है, आप क्यों इतना आपका दिल धड़कता है इसके? क्योंकि आप देख रही है जो कुछ हुआ था वो सही नहीं था, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। क्या हुआ था जो सही नहीं था? होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिला, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप घर चले गए, इसमें क्या ठीक नहीं था? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था कि रात के 12 बजे अपने आर्मी की गाड़ियां सारी बाहर खड़ी कर। मैंने तो कहीं नहीं देखी आर्मी की गाड़ियां, किसी चैनल पे नहीं देखी, किसी चैनल पे नहीं आया, ना किसी मीडिया चैनल पर आया। शुक्र करो कि सऊदी वाले का एक घड़ी का आप लोग के पास एक सिलसिला है, ठीक है। खुदा न खास्ता आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के खजाने में से इमरान खान ने कुछ लिया है या कोई प्रॉपर्टी बनाई उसकी। अगर वही एक डायरी वो लेकर अपने एमएनएस के पास चले जाते हैं, वो जो 20 मुनहरिफ अराकीन थे, वही डायरी और पेंसिल लेके आप उनके पास चले जाते तो शायद वो आपके खिलाफ वोट ही ना देते। का तो आज ये हिसाब हो रहा है कि सोचिए, अगर इमरान खान जो है ना पहले पैदा हो जाते तो लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान कायदे आजम से के जमाने में होते और होते इसमें सियासत के अंदर, तो लोग कहते हैं कि ये तो इमरान खान ने मुल्क का यह हाल किया है, मुल्क तो इमरान खान ने बनाया था, देखो कितना मुल्क का हशर नशर हो गया। ये शुक्र करें इमरान खान ने नहीं, कायदे आजम ने बनाया था मुल्क को। समीना, आप एक बात बताइए, आप ये सोचिए कि हर चीज इल्जाम इमरान खान पे नहीं, समझ नहीं आता कि अगर गिलास भी उठाए इमरान खान तो उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले आपने कितनी दफा सुना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? कभी भी नहीं सुना। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जैसे ही है, उसके बाद आपको ये सुनने में क्यों मिला है पाकिस्तान अब डिफॉल्ट करने वाला है, अब डिफॉल्ट करने वाला है, अब डिफॉल्ट करने वाला है? कोई तो खराबी आपने की है क्या? IMF वाले रक्षा लेकर गए थे उसके घर पे, रक्षा लेके पहुंचे वहां पे वो लोग। और आपको पता है IMF ने जो कर्जा दिया है, तो आपने देखा किस मायदे पे दिया है? अभी बेतहाशा जो मायदे पे दिया है उसपे महंगाई होने वाली है। देखें, बिजली का बिल तो और महंगा हो गया, वैसे ही महंगा था और महंगा कर दिया, अंदाजा तो लगाएं। और शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि जी महंगाई तो अभी बहुत होगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमने कर्जा लेना बहुत जरूरी था, अगर कर्जा नहीं लेते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता। तो भाई ऐसे कर्जे से क्या फायदा, बेचारी आवाम तो पिस रही है। 6 महीना जब तक इलेक्शन हो जाए, जब तक ये लूट मार कर ले, जब तक इनकी हुकूमत आ जाए, 6 महीने के लिए पैसे लिए, 6 महीने के बाद क्या करोगे? फिर चाइना से मांगोगे, फिर सऊदी से मांगोगे। आप चाइना सऊदी भी तो एकदम थक जाएगा ना दे दे, यार मुझे माफ कर दो यार, बहुत हो गया। आपको पता है समीना जी, PIA का सौदा, स्टील मिल का सौदा, पता नहीं इन्होंने आधे से। और ये इमरान खान की हुकूमत में तो स्टील मिल का ये हाल नहीं हुआ था जो आप लोग कहते हैं। तो इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो स्टील मिल तो खत्म हो चुकी थी। पता है कराची पोर्ट, आपको पता है कराची पोर्ट जो है। अच्छा, अभी मैं सवाल करती हूँ कि आप लोगों सबसे, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, बताएं कि PIA का जो हशर हुआ वो किसने किया, किसकी हुकूमत में हुआ? स्टील मिल का जो हशर हुआ वो किसकी हुकूमत में हुआ? जरा बताएंगे आप भी, जरा आपसे भी यही सवाल और दानिश से भी। छोड़े, आपकी कराची पोर्ट भी गई, दे दिए किराए पे ऑलरेडी इमारात को। कराची पोर्ट भी गई आपसे, अभी आपका बिन कासिम भी जाने वाला है। इन्होंने सारे मुल्क का पूरा सौदा कर दिया है, बोला माल बिकने को खरीदो। इनका थोड़ी कुछ जा रहा है, ये तो पाकिस्तान का जो आने वाली नस्लें हैं उनका सामान बेच रहे हैं। इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनका कोई फर्क नहीं पड़े। इन्होंने पाकिस्तान के खजाने से उठा के 1 लाख लैपटॉप भी बांट दिए उठा के। अपने पैसे देते तुम लोग के मुल्क के हालात सही होते, लैपटॉप देते हुए अच्छे भी लगते। हाँ, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को, एक टाइम का लोग खाने पर आ गए, इतनी महंगाई और आप लैपटॉप बांट रहे।
लोग टमाटर नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते, आप लैपटॉप बांट लें। अरे भाई आपको क्या पता, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल अमेजोन का दौर है, आजकल ईबे का दौर है, नौजवानों के पास लैपटॉप होंगे, वो अपने बिजनेसेस बनाएंगे, क्या कहते हैं, अपनी ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, वाइस वर्सा। आजकल तो सारी चीजें बिकती क्या कहते हैं, वर्चुअल मार्केट में है। आपको नौजवानों को, जब नौजवानों के लिए कोई काम किया जाता है तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो बड़े लोग, थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, इनको क्यों मतलब इतनी तकालीफ क्यों शुरू हो जाती हैं। नौजवानों को काम करने दें। आप लोगों ने पहले ही माशाल्लाह इतने साल आप लोगों ने गुजार दिए डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में। क्या किया आज तक आप लोगों ने नौजवानों के लिए? 6.5 करोड़ नौजवान है, 6.5 करोड़ नौजवान है, 114 यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में। क्या किया? अब अगर लैपटॉप मिल रहे हैं तो वो क्यों सबको इतने चुभ रहे हैं? करोड़ को आप जो भूखा मार रहे हैं, 10 करोड़ आदमी। अरे वो एक लैपटॉप जिस नौजवान को मिल रहा है वो उसी लैपटॉप से अपना घर भी चला लेगा, कमा लेगा। दे नो द वेज। नौजवान को मिल रहा है, आपका गरीब तबके का क्या हाल है जिसने 70। क्या गरीबों में नौजवान नहीं होते? नौजवान तो हर खानदान में ही है ना। 6.5 करोड़ नौजवान है। आपका जो चारपाइयों के नीचे जो डिलीवरी है उनका क्या हाल है? उनसे भी तो जाके गरीबों से पूछे जिनके घर डूब गए, बह गए। उन लोगों का कौन जिम्मेदार है यार? उनसे उनकी सही कहा आपने, जो जिनके घर डूब गए उनका कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल आपने सही बात की। और जो इस वक्त परेशान है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, उन पे भी थोड़ा गौर कर लें। सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि लैपटॉप दे रहे हैं, नौजवान को लैपटॉप दे रहे हैं। लैपटॉप दे दो जाके, जिनका घर डूबा उनको भी एक लैपटॉप दे दो। भाई आपका घर डूबा, ये लैपटॉप ले लें आप। अरे उनके लिए एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, उनके लिए काम हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान को। गरीब वैसे के वैसा पूरी फसल तबाह हो चुकी है, पूरी दफा पंजाब में फसल तबाह। आपकी ड्रेनेज और सीवेज प्रॉब्लम की जो है पूरे मुल्क में क्या प्लानिंग है? आपकी सीवरेज का कोई प्रॉब्लम, जब बारिश आती है तो पूरा मुल्क डूब जाता है। ये बैड गवर्नेंस है ये सारा। ये कब ये सही होगा? ये सीवरेज प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे? बारिश के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करते? कोई एक्सिक्यूट क्यों नहीं कुछ करते? आप जब इंतजार करते हैं कि एक आफत आए उसके बाद ये हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे फिर फ्रांस में भी सैलाब आते हैं, यूके में भी सैलाब आते हैं, अमेरिका में भी आते हैं, टोरंटो में भी आते हैं, शहर डूब जाते हैं, गांव डूब जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में प्लानिंग की थी। उस जमाने में आपने प्लानिंग की थी, गल्ला जमा कर दिया था। जब कहर आया तो उनके पास गल्ला मौजूद था। इसी बात के ऊपर आप बादशाह बने मिस्र के, जहाँ आपकी फरोख्त हुई थी उसी मुल्क के आप बादशाह बन गए प्लानिंग करके। ऐसा नहीं होता यार। अब अपने लिए मत सोच, अपनी जात के लिए। 22 करोड़ आवाम के बारे में सोचिए, उनका क्या हाल होगा। 22 करोड़ आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। अफसोस की तो यही बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं और आप लड़के क्या करेंगे? एक आम आदमी के बारे में सोचिए जिसके पास कैनेडियन नेशनलिटी नहीं है, जिसके अपने शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसके पास बेचारे के पास कैनेडियन नेशनलिटी तो बहुत दूर की बात है। उसके पास तो बेचारे को एक टाइम का खाना, दूसरे टाइम का वो क्या करेगा? वो उसका छोटा सा बच्चा एक रोटी लेके साइकिल की पंचर की दुकान पे बैठ रहा है कई सालों से। उसके बारे में आपने क्या सोचा? बूढ़ों का बेनिफिट नहीं, बच्चों का बेनिफिट नहीं, रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं। आप यहाँ पर आप देखो ना, कोई बीमार पड़ता है, कितना ये लोग केयर करते हैं। गाड़ी नीचे आ जाती है, ट्रांसफर, मेडिकल सारा फ्री है यहाँ पर। क्या किया है पाकिस्तान के अवाम ने? क्या कोई जुल्म किया है जो उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही? हम भी तो यार मुसलमान लोग हैं, एक दूसरे के बारे में कभी कोई सोचता है कि पाकिस्तान का बनेगा क्या? कब तक ये उधार पे चलेंगे? किसी मुल्क के सामने हम जाके खड़े नहीं हो सकते बात के साथ। यार आपने तो अपने मुल्क में हमसे कर्जा लिया हुआ है, बताओ, कितनी शर्म की बात। चले ये मुल्क को हवाले करें नौजवानों के, फिर देखें नौजवान कैसी तब्दीली लेकर आते हैं आपके मुल्क में। जैदी साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? अब जैदी साहब की तरफ मैं जाना चाह रही हूँ। जी जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आपको, आपके सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। समीना, महंगाई, गुर्बत, सियासत, अबूलियत। अब आप ये नहीं कहिएगा कि हमेशा होती है, मगर अभी जो है उसके बात करें जरा सा। ये नहीं कहें कि पहले भी ऐसी था, हमेशा होती थी। जरा इस पे जरा रोशनी डाल दें प्लीज। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैंने जैदी साहब को कॉल कर ली, वो जरा मेरे साथ है, मैं उनका सुने मैसेज, फिर इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी जनाब, जी बोले जैदी साहब। आप ये मुझे बताएं कि क्या ये महंगाई इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में?
नहीं, आप यूरोप कंट्री की, पहले भी हमारे कॉलर जब बोलते थे इमरान खान के जमाने में बहुत महंगाई थी और हम बात करते थे इस महंगाई पे, तो कॉलर कहते थे, कुछ कॉलर आगे कहते थे कि जी महंगाई तो पूरी दुनिया में, यहाँ पे भी महंगाई है। अरे महंगाई को अपने मुल्क से क्यों ना कर रहे हैं आप लोग? हमारे मुल्क के हालात देखे, 22 करोड़ की आवाम है, यहाँ पे भी लोगों की चीखें निकल रही है, महंगाई है, पर यहाँ पे अफोर्ड करती है गवर्नमेंट, देती है यहाँ पे। आप अपना सोलो प्रोग्राम करके और तमाम इल्जामात और तमाम जो भी मुकदमा है पेश कर दिया करें। नहीं, सोलो प्रोग्राम नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगी, मगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जब आपने किया तो उसका रिप्लाई तो लेना। हाँ, वो मैं ले रही हूँ, आपसे रिप्लाई ले रही हूँ 100%। बीच में आ जाते हैं ना। नहीं, कमेंट्स इसलिए आए कि आपने कहा जी बताइए, आप अपना जवाब दीजिए। आपने सर ये कहा कि महंगाई, जैदी साहब आपने ये कहा कि महंगाई यहाँ पर भी है, तो इस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समीना जी जैदी साहब की ले लें बात। अरे मैंने पूरी लेनी है, जैदी साहब का ही तो प्रोग्राम है, पूरा लेना है उनका मैसेज। जी जैदी साहब, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो महंगाई है ये एक इस वक्त हम आलमी के साथ बाजारी से गुजर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान इस दुनिया से अलग नहीं है, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क में भी नहीं है। एक जमाने में हम कहते थे कि हम तरक्की पजीर ममालिक में हैं, इस वक्त हम पसमानदगी में आखिरी स्टेजेस पे आए हैं। हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, कोई एफर्ट्स नहीं हो रही, चाहे वो सियासी हो चाहे वो कारोबारी हो। कारोबारी अपने हिसाब से कमा रहा है, हर शख्स अपने हिसाब से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहा है। जब आप बगैर किसी मंसूबाबंदी के तहत काम करते हैं तो उस मुल्क का यही हाल होता है जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हमारे मुल्क के, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे मुल्क को इस नैश तक पहुंचाने का हर शख्स जिम्मेदार है। जी। एक आदमी के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत कर रही है, आप ये नहीं कह सकते ये फौज कर रही है, इसमें एक एक आम आदमी भी शरीक है। एक आदमी अगर 10 रुपए वाली चीज 400 रुपए की बेच रहा है तो वो भी शरीक है। एक आदमी अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो वो भी शरीक है। एक आदमी अगर जखीरंदोजी कर रहा है वो भी शरीक है। एक आदमी जो जानवर के गोश्त के अंदर मिलावट पैदा कर रहा है वो भी शरीक है। हर आदमी इस चीज का जिम्मेदार है, इस महंगाई का पाकिस्तान के अंदर। क्या अच्छी बात की भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। आप किसी एक को नहीं कह सकती कि ये जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार है, हर फर्द वाहिद पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल सुने, उससे बड़ी चीज ये कि कुछ ऐसे हकायक हैं जो मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि हम मीडिया पे बोल नहीं सकते। आपके मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा इन्वेस्टर आया हुआ है जो आपके मुल्क को खून की तरह काट रहा है, चाट रहा है। आपके मुल्क की बहुत बड़ी चीजें जो है आपके मुल्क से स्मगलिंग हो रही है। राइट, ये आपने बिल्कुल सही बात की, 100%। जी नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा पैदावार आपकी है, पैदावार आपके मुल्क की है, लेकिन इस्तेमाल आपके मुल्क में नहीं हो रही क्योंकि उनके पास डॉलरों की गड्डियां हैं और मुंह मांगी कीमत पे आपके लोगों से खरीद के लेके जा रही हैं। आपकी अजनास खेतों से बाजार तक नहीं पहुंच पा रही। महंगाई की बड़ी वजह ये है। आपकी दुकानों में, गोदामों में अगर माल पड़ा हुआ है तो बायर जो है वो अपनी मुंह मांगी दाम के ऊपर खरीद के लेके जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है। उसके लिए हमें इंतजाम चाहिए। हमें उसमें हर महकमे की उसमें इन्फ्लुएंस की जरूरत है, हर महकमे को इसका साथ देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जैसे कल एक बात पे आपने कहा था कि शनाख्ती कार्ड कैसे बन जाते हैं, तो भाई मैं और आप ही बनाते हैं ना लोगों के शनाख्ती कार्ड। कोई 25,000 दे के बनाता है, कोई 5 लाख दे के बनाता है, लेकिन बनाने वाले कौन है? मैं और आप है ना। वो तो इमरान खान, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी नहीं बना रहा ना शनाख्ती कार्ड, ना वो किसी को भेज रहा है कि इसका शनाख्ती कार्ड 5 लाख रुपए में बना दो। मैं और आप ही कर रहे हैं ना ये सब कुछ। हम और आप कब जिम्मेदार होंगे इन चीजों के? मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी कब लूंगा इन चीजों की? मैं हर चीज का जिम्मेदार जो है हुकूमत को, हर चीज का जिम्मेदार सियासतदान को। भाई आपके इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जो एक दिन में 10-10 लाख रुपए की सेल करते हैं, लेकिन 200 रुपए टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उनसे पूछे जाके कि तुम्हारा किराया 400 की जगह हम 600 कर रहे हैं तो रोडें बंद कर देंगे, सड़क पे लेट जाएंगे और आग लगाने की धमकियां देंगे आपको। आपको अगर कहें कि कारोबार तुम दिन के 2 बजे क्यों शुरू कर रहे हो तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे। आपको मालूम है ना मुल्क में बिजली की प्रॉब्लम है, तो भाई आप सुबह 7 बजे बाजार क्यों नहीं खोलते? रात के 2-2 बजे तक बाजार क्यों खोलना है? किसी रेस्टोरेंट वाले से जाके कहें कि ये जो तूने जो भी 25,000 रुपए का बिल दिया है इसमें तूने टैक्स दिया? एक पाई टैक्स नहीं दिया। हम किस तरीके से मुल्क को सही करेंगे? हर आदमी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाएगा ये मुल्क सही नहीं हो सकता। आप दुनिया की कई बाहर से भी किसी लीडर को लाके बिठा देना, आपका मुल्क नहीं चल सकता। टैक्सेशन सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। सही बात है। हमारे
हमारे यहाँ हर आदमी जो है ना, हर एक आदमी की बात कर रहा हूँ, वो इंसान, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो वकील भी है, वो सियासतदान भी है, वो ब्यूरोक्रेट्स भी है। उससे ये पूछ ले कि बिलावल भुट्टो ने क्या किया, वो घर की बात बता देगा कि बिलावल ने वो फला टिकट जो था ना, फला की से पैसे दिलवाया था। वो इमरान खान ने क्या किया था, वो जबान पार्क में ना शाह महमूद कुरैशी के कान में ये कह रहा था कि IMF को ये कह रहा है। ये सारी चीजें हमें मालूम है, अपने हिस्से का काम नहीं मालूम। बात वैसे आपकी सही है, हर चीज का दावा अपने करने हिस्से के का लिए काम नहीं तैयार। मालूम, मगर ये सब चीजें मालूम होती है लोगों को, आवाम को। नहीं, आप इंजीनियर के मुतालिक बात करें ना, डॉक्टर से डॉक्टर के मुतालिक बात करें, लेकिन डॉक्टर जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंटरव्यू दे रहा है, और इंजीनियर जो है वो साइंस के बारे में बात कर रहा है। तो और वकील जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का माहिर है। तो भाई मुल्क कैसे चलेगा आपका? दुरुस्त आपको वाला। मुल्क को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो नज्म दुरुस्त करना पड़ेगा ना। ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। हमें सोचना पड़ेगा कि हम मुल्क को किस तरीके राय रास्त पे लेके आए। हम केयर टेकर, अभी भाई ने कह दिया कि उनके तो वजीर भी सिलेक्ट हो गए। भाई ये खबर कहीं देखी किसी ने? इन वजीरों के नाम भी फाइनल हो गए। इनके कान में कोई भाई उतरी थी जाके क्या? अपने घर में बैठ के चीजें, टेबल स्टोरियां, ये पुराना कभी जमाने में होता था कि घर में बैठ के वाकयात करने की शुरू कर दी और बच्चों को कहानियां सुना रहे राजा रानी की गड़गड़ के। मुल्क के मामलात ऐसे नहीं चलते। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उसमें क्या उनके पार्टी के रहनुमा तो नहीं आ सकते ना केयर टेकर गवर्नमेंट में। हाँ, उनके नूरे नजर आ सकते हैं, उनके मनपसंद लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी फर्ज करें केयर टेकर गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होगी तो क्या वो, आप क्या समझती है, क्या उसमें खुर्शीद शाह को वजीर बना सकती है? वो नहीं। क्या वो अपने किसी मुराद अली शाह को दोबारा वजीर बना सकती है? नहीं। लेकिन हाँ, किसी चाहने वाले को, किसी मनपसंद को, और हमेशा से यही होता है, ये कोई पहली दफा थोड़ी होगा। वो यही चाहेंगे कि उन लोगों को लाएं जो उनके अपने, अगर ये बैठे हुए होते आपके जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने के काबिल है, तो क्या ये नहीं करते क्या? 10 साल इन्होंने हुकूमत की केपी के अंदर, कोई एक काम बता दें, कोई एक काम। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 30 साल हुकूमत की और एक अस्पताल नहीं बनाया, तो 10 साल में केपीके में एक सरकारी अस्पताल बना? नहीं। BRT की ट्रेन चली वहां पे? नहीं। तो 10 साल में आपने सिवाय 1 बिलियन ट्री का मतलब है कितने ट्री? अगर 5 रुपए का एक दरख्त भी खरीदे ना तो 1 बिलियन कितने के आते हैं? 5 बिलियन के आएंगे 1 बिलियन ट्री। तो वो दरख्त आपने कहां से खरीदे? कौन सी नर्सरी में उगे थे वो दरख्त? और वो लगे कहाँ जाके दरख्त? आपने कहा बीज हमने जंगलों में फेंक दिए थे, पौधे जंगलों में फेंक दिए थे। ऐसे पैसे एडजस्ट होते। वैसे खान साहब का ये नजरिया वैसे देखने वाला है कि उनको पता था कि जो हालात वो पैदा करके जा रहे हैं, अवाम ने घास ही खाना है, इसलिए वो 1 बिलियन ट्रीज पहले ही लगा के जो पत्ते निकलेंगे कम से कम अवाम घास तो खा सके। तंज बराए तंज की चीजें नहीं होती। बात करनी चाहिए हकायक के ऊपर। हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की सियासत हमें नहीं चाहिए। नहीं, ये भी हकीकत ही है। उन्होंने हकायक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा कि जो मैं मुल्क के हालात करने जा रहा हूँ, इसके बाद अवाम ने घास ही खाना है, इसलिए वो 1 बिलियन ट्रीज पहले ही लगा गए। जब तक हम इल्जामात की सियासत से नहीं निकलेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के तमाम प्रोजेक्टों को कहती है ये करप्ट है। जिस तरीके से PTI आई थी, उन्होंने कहा था कि CPEC के तमाम प्रोजेक्ट करप्ट है, उसके अंदर स्मगलिंग, उसमें अंदर करप्शन हो रही है। तो CPEC बंद हो गया ना आपका 4 साल के। चला क्या 4 साल? बिल्कुल। आपको एडमिट करना पड़ेगा, जब बाहर के लोग मायदे करते हैं तो वो आपके मुल्क में काम करने के लिए करते हैं। वैसे किसी भी हुकूमत ने अपने मुल्क को इतना बदनाम नहीं किया, अपने लोगों को इतना बदनाम नहीं किया, अपने इदारों को इतना बदनाम नहीं किया जितना PTI गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट में होते हुए भी और गवर्नमेंट में जाने के बाद भी अभी तक माशाल्लाह वो उस अपने काम पे जो है वो जारी हैं कि अपना मुल्क किसी तरीके से बदनाम हो जाए। हमें सोचना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से बहैसियत कौम हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें इल्जामात की सियासत से एक दूसरे पे ठप्पे लगाना, एक दूसरे को गद्दार कहना, एक दूसरे को दुश्मन कहना, इससे निकल के बाहर कुछ काम करना पड़ेगा। हर आदमी को अपने हिस्से का काम, मेरा काम सिर्फ वोट देना नहीं है। ये नहीं है कि मैं वोट देके फारिग हो जाऊंगा। अब आप ये बता दें, जो निगरान हुकूमत आएगी उसको आजादी मिलेगी काम करने की या नहीं मिलेगी? सुने, निगरान हुकूमत कभी या उसके ऊपर भी पाबंदियां लगी रहेंगी? सुने, निगरान हुकूमत कभी भी बड़े फैसले करने के लिए नहीं आती और उसका हक भी नहीं होता कि वो मुल्क के लिए कोई बड़े फैसले करे। उसका काम होता है इंतखाबात के अमल को सहूलत फराहम करना,
देना इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना इंतजामी तौर पे कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, जो कि ख्वाब है पाकिस्तान जो के। पाकिस्तान का ख्वाब है वो तो कभी नहीं होने वाला, आपको भी पता है कि इलेक्शन तो साफ और शफाफ मैंने होंगे आपके ही, कहने से पहले कहा ना कि जो कि पाकिस्तान में ख्वाब है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन जो कागज कहते हैं वो यही कहते हैं कि केयर टेकर हुकूमत का काम ये होता है कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करे इलेक्शन के लिए, ताकि नई मुंतखब हुकूमत आए। चले मुस्लिम नून लीग ने भी अब तो कमर बांध ली है इलेक्शन के लिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चले अब मैं दूसरे कॉलर की तरफ जाती हूँ, आपसे कंटिन्यू होगी। जी जनाब बोलिए। अभी मैं सुन रहा था कि कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। बिजनेस रिकॉर्डर के माशी माहिर अली खिजर के मुताबिक FBI ने सोलर पैनल की दरामद की आड़ में 70 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ किया है। ये बिजनेस रिकॉर्डर में इसकी स्टोरी एक हुई है। और आपको पता है कि सोलर पैनल में कौन सा इन्वॉल्व है? सलमान शहबाज। ठीक है, ये तो अभी तो आप कानों से धुआं निकलने लगेगा, अभी हुकूमत को जाने तो दें। फिर 16 अरब रुपए जो ये आटा रमजान के महीने में लोगों की 30 लोग जिसमें जाँ बाग हो गए थे और सब स्टैंडर्ड आटा सप्लाई किया गया था, लोग लाइनों में धक्के खा के उस सब स्टैंडर्ड आटे को ले रहे थे और 16 अरब की उसमें भी करप्शन का इंकशाफ हुआ था। अच्छा, हामिद मेज कहते हैं कि ऑरेंज लाइन मंसूबा, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका PDM का जो पेड सहाफी है वो कहता है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में 45% जो कमीशन है ना चाइनीज कंपनी से वो पाया है इन्होंने, इसमें शहबाज हुकूमत ने। जी अंदाजा करें 45%। अभी मैं सुन रहा था कि 4 साल, फिर कहता हूँ कि लोग ना गलत सुनते नहीं है, समझते नहीं है बातों को, और फिर यहाँ आके जब बात करते हैं तो जो झूठ पे मबनी होती है। चाइनीज डिप्लोमेट ने बता दिया कि इमरान खान के दौर में कोई भी मंसूबा जो है इसका वो बंद नहीं हुआ, सीपैक उसी तरह से चलता रहा जैसे चलना चाहिए था, कोई उसमें कमी नहीं आई। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है PDM का और कोई इसमें सच्चाई नहीं है। वो वीडियो में आज कमीना कहें तो चला दें इस पे लाके, जिसपे वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में सीपैक उसी रवानी से चलता रहा जिसमें कोई कमी नहीं हो। अच्छा, फिर पेशावर में कौन सा तरक्याती काम हुआ जिसको एडमिट किया पूरी दुनिया के आपके एशियन तरक्याती बैंक ने कहा कि ये दुनिया का तीसरा बेहतरीन मंसूबा है, जिसको जंगला बस कहा गया, BRT का बेहतरीन मंसूबा। यानी ऐसा मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में नहीं लगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एशियन तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है। अब वो कहता है एशियन तरक्याती बैंक कि ये जो मंसूबा था ये ऐसा मंसूबा है कि ये अपने जो एक्सपेंसेस है वो खुद उतारेगा, इसलिए कि इसमें जो नीचे शॉप्स बनाई गई हैं वो सब रेंट के ऊपर। अच्छा, तो आप ये बताएं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जो शोर मच रहा है, होने जा रहे हैं और इमरान खान का ये रास्ता नहीं रोक सकेंगे। तो हाँ। इमरान खान इलेक्शन में खड़े होंगे? इमरान खान का रास्ता पहले ईवान का था, अब ईवान से बाहर का जो उनका रास्ता है वो कोई नहीं रोक इमरान सकेगा। खान को जो आपकी कंडीशन हो रही है कि इमरान खान को तो ये हो रहा है कि आज नाअहल किया जाता है, कल नाअहल किया जाता है। देखें, ये इनकी एक ख्वाहिश हो सकती है और जो अवाम की ख्वाहिश है ना वो इमरान खान को लाने की। तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा? जब अगर नाअहल कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, 5 साल बाद दोबारा अहल हो जाएंगे, कोई नहीं। अगर PTI को इजाजत ही नहीं मिल रही है इलेक्शन में खड़े होने की, तो फिर क्या देखते हैं? इनका बाप भी देगा। अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये देखें, ये पहली दफा हुआ। बाप के कहने पे पंजाब गवर्नमेंट तो डिसॉल्व कर दी थी, अब बाप रिटायर हो गया, वो कैसे इजाजत दे सकता है? ये देखें, इमरान खान को अगर रास्ता रोक, ये तो कभी का रोक चुके होते। ये तो समझ रहे थे कि इमरान खान खत्म हो गया और इसको हमने बिल्कुल, इसको कौन सा हरबा है, कौन सी चीज है जो आपने इमरान खान के खिलाफ करके देख ली और वो वहीं का वहीं तक से मत नहीं हो रहा। कोई भगवाड़ा थोड़ी है कि भाग जाएगा मुझ छोड़ के। कोई वो उसको ब्लड प्रेशर चेक कराना हो तो बाहर भागेगा, ऐसा इंसान थोड़ी है। वो तो मरना जीना, उसकी दौलत, उसकी शोहरत सब पाकिस्तान के लिए। ये और बात है कि कमरे से नहीं निकलता, छुप के बैठा रहता है अंदर, गिरफ्तारी से डरता है। बैठा हुआ है जो कमर में दर्द, जिनको बीमारियां थी, जिनको हम देखते थे एम्बुलेंस में आके, कभी कमर टेढ़ी हो जाती थी, कभी साहब आते थे उनकी कमर टेढ़ी हो जाती थी, जिस तरह की बीमारियों से रिलीफ लेते थे कोर्ट के, वो सबको पता है। वो ढकी छुपी बात नहीं है। कभी कोविड हो गया, कभी उनके वकील को कोविड हो गया, कभी उनके गवाह को
खेल देखा, बहुत दिनों तक देखते रहे। चलें, कम से कम उन खेलों के बावजूद वो अदालतों में तो जाते थे, ऐसे नहीं होता था कि घर बैठे रहते थे। दोस्तों, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में किसी ऐसे लीडर के ऊपर 200 FIR नहीं कटी है, सबको फेस कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा बेटा जिस माँ ने दिया है पाकिस्तान को, उसके लिए हमें तो दुआएं करनी चाहिए। मतलब दोबारा थोड़ी है, यहाँ तो भागे हुए लीडर है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कमीना के इंटरव्यू दे दें। आप अमेरिका के ऊपर जर्मनी पे जाके इसराइल को बुरा कह दें, मतलब ऐसा लीडर हमने नहीं देखा। जो पाकिस्तान का वाहिद लीडर है, अल्लाह ताला ने बातें करते हैं समझना। 5% लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। 95% लोग आवाम उसके साथ खड़ी हुई है, 5% बोलते रहे। बिल्कुल, आप एक काम करिए, आप ना इस वक्त ऐवान में जितनी पीटीआई की नुमाइंदगी है वो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कितने फीसद लोग कहाँ खड़े हुए हैं। तो 5% की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 95% करने वाले। तो आप अंदाजा करें ऐसा पॉपुलर लीडर जिसकी मतलब आप जिसकी मतलब ऐसा पॉपुलर लीडर जो पहले लीडर था, अब वो यूट्यूबर बन गया है। अब वो इतना पॉपुलर है कि वो लीडर बनते बनते अब वो एंड पे आके यूट्यूबर बन गया, इतना पॉपुलर लीडर है। वाह, तो बयान देते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी तो सलवारें गीली हो जाती हैं इनको अगर इंटरनेशनल मीडिया इनके सामने आ जाए। भाई यही तो आपको सिखाया गया है, यही अल्फाज तो आपको बोलने सिखाए गए हैं वहां से। में उससे पूछ लिया इसाकदार से, तो आए चाहे बाएं उसको तो जवाब देना नहीं आ रहा था। इतने दिन से वो बैठा हुआ है वहां से, 4 साल हो गए भागा हुआ भगौड़ा, तभी इंटरनेशनल मीडिया को फेस कर ले। वही 4 सहाफी हैं, वो लिफाफा वो उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आंसर दे देता है। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है जाके नमाज पढ़ ले अकेला जाके, सामने घर के उसके मस्जिद है, ईद की नमाज तो अपने बेटों की उसमें पढ़ता है यार। बातें करते हैं यार, आप तक कोई एक लीडर तो बता दें कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो। 14 महीने की नमाज पढ़ेगा, जवाब देगा 8.5 अरब का नुकसान आपकी एक्सपोर्ट और आपकी रेमिटेंस से हो गया। ये कहाँ से लाएंगे? 16 अरब थे जिस दिन इमरान खान गए, आप मुझे बताएं 3 अरब। अभी आपको IMF से आपने कर्जे लेके आप अपने बगलें बजा रहे हैं, ये बगलें बजाने का आपको जो देने हैं 27 अरब डॉलर इसी साल में, वो कहाँ से देंगे? अब यही देख रहे कहाँ से देंगे, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। चले जी, आज आपका बहुत शुक्रिया। चले जावेद साहब आप बोले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले जावेद साहब आप बात करें। सबको ये समीना जी, मुझे बहुत अफसोस है, ये अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान समझते हैं। जो आदमी कहे कि इमरान खान का नाम लो और वुजू करके लो, उसका कितना इस्लाम से तल्लुक है और कितना दीन जानता है। तो ऐसे आदमियों का लीडर भी तो ऐसा ही है। अब निकाले ना बाहर, अब निकाले वो करके अवाम उसके साथ है, अवाम अब वक्त है, उसमें मुसीबत बनी है, निकले बाहर, उसकी काल के बगैर निकले, अवाम निकले ना। अरे जाफरी साहब, सूरत भी अवाम नहीं निकल रही। जाफरी साहब बात सुनिए, अवाम इमरान खान को मुसीबत नहीं पड़ी, इमरान खान की वजह से उसके सपोर्टर्स को, अवाम को मुसीबत पड़ी है। और ऐसी मुसीबत पड़ी है कि पीटीआई की लॉ मेकर टीम जो है वो पूछने नहीं गए अपने वर्कर्स को। कुछ नहीं किया अवाम के लिए, ये लैपटॉप क्यों लिए, जो लगाए हैं उसपे उसको गरीब अवाम का क्या फायदा हुआ? ये लैपटॉप तो उसने फौरन कह दिया 2 नंबर सैयद ने कि ये लैपटॉप दे रही है अवाम को, तो दरख्त तो सही इतने लगाए हैं, तो क्या अवाम गरीब अवाम का क्या फायदा हुआ है? यही तो कहा जा रहा है कि गरीब अवाम का लैपटॉप से तो पेट नहीं भरेगा ना, जो गरीब अवाम से रोटी चीनी आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही है। इसको चांस मिला था, बादशाह ने इसको चांस दिया है, जिसने भी दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके दिखाए। मैं भी इसके साथ हूँ। कल वो एक कॉलर कहता है जी आपकी क्या हैसियत है, हैसियत तो सबकी है भी और नहीं भी। जिसको बड़ों की इज्जत नहीं करनी आती, इस इमरान ने बताया है, तो उसके अपना जो कहते हैं ना कि मेरा लीडर है, उसका लीडर भी ऐसे ही बदतमीज है और वो कॉलर भी ऐसे ही बदतमीज है, जो बड़ों की इज्जत ना करे, जो बड़ों को लानत करे, ये करे, ये महफिलों में। अच्छा, आप
चाहते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम नून लीग क्या तमाम हलकों से, पंजाब के तमाम हलकों से खड़ी होगी या उसको इजाजत नहीं मिलेगी? मेरी बहन, मैं नून लीग का भी बता रहा हूँ, नून लीग ने काम नहीं किया, उनके नहीं कंट्रोल में आया। अगर ये आम आदमी को रिलीफ देते ना तो हर आदमी इनको वोट देता। आप तो वहाँ देख रहे हैं कि नून लीग का क्या हाल हुआ है इस वक्त। अवाम कितनी मुखालिफ है नून लीग के, जो हुकूमत है इस वक्त हुकूमत की तरफ नहीं है अवाम। इसमें कोई शक ही नहीं। अगर मैं डिफेंड करूँ तो गलत है ना, मेरा अपना ईमान है, तो वाकई नहीं ये नहीं कंट्रोल कर सके। अब ये है कि ये चले जरा साजिद साहब भी हमारे साथ आ गए, उनको भी ले लिया एयर पे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम सिस्टर, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये दानिश ने एक बात कही जी मैंने तो जितने लैपटॉप मेरे गैराज में पड़े थे तकरीबन 8 तो अभी तक निकल आए। हाँ दानिश कह रहा है कि लैपटॉप मिलेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा और नौजवान पैसा बनाएंगे। दानिश भाई, मैं 8 लैपटॉप मेरे पास पड़े, कहाँ पहुंचा दूं आप बता दो। आप पहुंचा दें, पाकिस्तान पहुंचा दें, किसी भी डिजर्विंग 8 नौजवानों को दे दें। आपने बड़ी यार, मुझे शर्मिंदगी इस बात पे होती है कि आपको घर बैठे रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, हीट मिल रही है, बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ से बैठ के तो बहुत आसानी होती है। मगर गरीब आवाम को ना रोटी मिल रही, ना कपड़ा मिल रहा, ना बिजली मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा उसको खाने के लिए, कुछ नहीं है, लाइट नहीं है। तो यहाँ से बैठ के तो मेरी बहन बहुत वो बातें होती हैं। फिर मुझे आज, मैं कल मेरी बात खत्म हो गई थी, प्रोग्राम आपका खत्म हो गया था, मैं जैदी भाई पे भी आज बड़ा, कल से मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ जैदी भाई की भी बात के ऊपर कि कल वो कहने लगे कि इमरान खान को ला के जा उसको जला दें, ये कर दें, दहशतगर्दी कर दें, फला कर दें, ये कर दें। तो मेरी बहन कौन सा उसमें दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। फिर आज उन्होंने कहा कि महंगाई क्या सिर्फ पाकिस्तान में हुई है? भाई महंगाई हर जगह हुई है, महंगाई तो कनाडा में भी बहुत हुई है, मगर अफोर्ड तो हो रहा है ना मेरी बहन। बाहर कंट्रियों में अफोर्ड किया जा सकता है मगर हमारे मुल्क में नहीं किया सकता। 22 करोड़ की आवाम जो इतने सूबे गरीब, ऐसे एंकर बैठ के यहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि जी हम हुब्बुल वतन पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यार कम से कम गरीब आवाम का तो मेरी बहन आदमी सोच ले। इस वक्त आपको सोचना चाहिए गरीब आवाम का कि जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। देखें, जाफरी साहब ने खुद कह दिया कि हाँ इंसाफ की बात की। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने भी कोई काम नहीं किया, हकीकत में आवाम परेशान है, नहीं दे सकी, काम नहीं कर सकी। 1.5 साल में क्या काम किया? जिस तरह उम्मीद दिलाकर आई थी आवाम को कि रोटी देंगे हम जी, आवाम को रिलीफ देंगे, पर किसी चीज में भी वो काम नहीं कर सकी। आज आवाम की बात करनी चाहिए। ये इमरान देखिए, इमरान खान की हुकूमत में भी हमारे शहर पे यही बात उठती थी कि इमरान खान ने महंगाई कम नहीं की, महंगाई बहुत है। तो सब लोग कहते थे जी पूरी दुनिया में महंगाई है। तो हमारे मुल्क की जब भी हम यही बोलते थे इमरान खान ने कि आए किस लिए थे भाई, हम इस मुल्कों की क्या बात करते हैं आप? यहाँ तो महंगाई अफोर्ड कर ली जाती है, पर हमारे मुल्क में नहीं अफोर्ड कर सकता है गरीब इंसान, गरीब किसान जो मेहनत करता है। यही तो ताज्जुब हो रहा है जैदी साहब पे और अपना दानिश साहब पे कि ये इस तरह कितने आराम से ये बातें कह के निकल जाते हैं मेरी बहन। मगर पाकिस्तान में लोगों के पास वाकई हकीकत है मेरी बहन, एक वक्त के खाने के पैसे नहीं है गरीब आवाम के पास। फिर दूसरी बात हो रही है इमरान खान की। मेरी बहन के इमरान खान को कभी भी इलेक्शन से आउट नहीं कर सकते। ये आज भी आप इमरान खान की तकरीर उठा के देख लें, उसने आज भी अपने लोगों को चार्ज किया है। मुझे एक बात बताइए दानिश से मैं पूछता हूँ, दानिश पाकिस्तान में जमहूरियत है या नहीं है? डेफिनेटली है ना? तो अगर जमहूरियत है दानिश तो फिर तो इमरान खान को इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत दी जाएगी। मेरी बहन आपने जवाब दे दिया। अगर अवाम जमहूरियत अगर है तो जमहूरियत अवाम के लिए होती है, ये पीडीएम हुकूमत के लिए नहीं होती है। तो जमहूरियत अवाम के लिए है, अवाम की नुमाइंदगी हो रही है। अब कोई बंदा ये कहे कि वो आके जो है वो इदारों पे हमला करे तो उसको आप जमहूरियत के लिए आजादी दे दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। यार मेरी बात सुनिए, जिस दिन उसे पकड़ना था, जिस दिन उसको पकड़ना था उस दिन उसको गले से गिरबान से पकड़ के लेके गए हैं, जेल में रखा है। ये तो अगले दिन जजों ने आजाद कर दिया। दोबारा भी जब पकड़ना होगा उसी तरह गिरबान से पकड़ के बख्तरबंद गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, जहन में रखिएगा। और पिछली दफा तो 10 लोग निकल आए थे और वो बेचारे जो 10 लोग निकल आए थे वो बेचारे अब जेलों में बैठे हुए हैं। इस दफा वो 10 भी नहीं निकलने। इस दफा आप जैसे लोग यहाँ बैठ के फोनों पे ही बातें करेंगे, उधर कोई नहीं निकलेगा। जी जी बताइए बताइए। तो 1 घंटे में 10,000 जो पकड़े तो इसका ये तो
तो यानी कि अब बेगुनाह हो गया, आपने जाने ही देखा, आप यार 10 लोग निकले थे तो बस 10,000 लोग को अरे अंदाजे बयां था, कम ऑन। यार चैनल पे बात कर रहे हैं, हम बड़े चैनल पे बैठ के ये बात हो रही है, लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपकी इस बात को। अरे 10 लोगों का मतलब है एक पार्टी के लोग। कुछ सोच समझ के आप भी बात को तो समझे तो सही, बात को समझे तो सही कि बात हो क्या रही है। आपने 10 लोग पकड़ लिए। इमरान खान का नाम अभी जाफरी साहब ने कहा ना, वजू लेके इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, जबान संभाल के बात किया करो इमरान खान के बारे में, ऐसे दूसरे ही अल्फाज निकाल किया करो मेरे भाई। हाँ, जो बंदा इदारों पे हमला करे, जो बंदा अपने लोगों को उकसाए, उसके बाद अपने लोगों को जेलों में डाल के उनको पूछने भी ना जाए। आप जैसे 3-4 सपोर्टर जो बाहर बैठे हैं वो आ जाएंगे, वो उसके हक में बोल लेंगे, लेकिन अब दोबारा जाकर हमले करें, उसके बाद देखना एक बंदा नहीं निकलेगा। उसके बाद बस ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आपके लीडर की जुबान संभाली गई है ना, देखें किसी टीवी चैनल पे नजर नहीं आ रहा। ये शुक्र करें कि समीना अलाउ कर देती है, यहाँ पे उसका नाम ले लिया जाता है, वरना चेयरमैन पीटीआई या कासिम के अब्बा के नाम से ही पहचाने जाते हैं। अब मेरा पीटीआई वालों से सवाल है कि अगर जिन्होंने 9/11 किया, क्या उनको पकड़ना चाहिए या नहीं, पर उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जिसने भी किया। वो कभी भी इस बात का जवाब नहीं देंगे। समंदर में ले आके फेंक दिया उसको, जिसने 9/11 किया था, उसकी लाश का ही नहीं पता चला कहाँ गई। तो इसका मतलब है जो पकड़े गए हैं ये सारे बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह, जिन्होंने पीटीआई के बड़े घर में डाले हुए, गले में डाले थे, क्या वो बेगुनाह है? 9 मई का चूरन नहीं बिकेगा मेरे भाई, अब नहीं बिकने वाला 9 मई का। 9 मई के चूरन के पीछे बिका कुछ नहीं है, लेकिन पाबंदियां बहुत लग गई हैं। 9 मई के चूरन के पीछे, 9 मई के चूरन ने तो इमरान खान को यूट्यूबर बना दिया है। 9 मई का चूरन क्यों नहीं बिकेगा? 9 मई के चूरन ने तो आपको एक अवामी लीडर से एक यूट्यूबर बना दिया है। वाह। जी आप महमूद साहब भी बात करेंगे। जी महमूद साहब, मेरा क्वेश्चन है इनसे, मेरा भी क्वेश्चन है। ये जो हमारे भाई इस वक्त अदारे के लिए तलवारें या बंदूकें पिस्तौलें लेके निकले हैं अदारे की हिमायत में, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब एक अदारे ने, एक कप्तान ने आके प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस में बैठा हुआ था, ठीक है, उसको स्टडी दिखाई थी और उसको कहा था कि चलो उठो, आज आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तो फिर ये एक दफा नहीं हुआ, ये 2 दफा हुआ है। अब मुझे बताएं कि उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था, उस अदारे को क्या कहना चाहिए? मुझे सबसे पहले इसका जवाब दे। आप ये बताएं, आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं? ये तो 2 दौरों में हुआ है। जब आपका वजीर आजम जो था नवाज शरीफ था और एक कैप्टन साहब गए थे, उन्होंने छड़ी दिखाई थी, ब्रिगेडियर साहब साथ थे और पकड़ के उनको कॉलर से मैं समझ गया उनकी बात, मैं समझ गया उनकी बात। मैं अदारे की बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, इदारे की बात कर रहे हैं। अच्छा महमूद साहब आपकी बात का जवाब है कि जब आप एक इदारे के सरबराह को लैंड नहीं करने देंगे और उस इदारे पे हमला करेंगे तो फिर इदारा रिएक्ट तो करेगा। तो इसका मतलब उस टेररिस्ट जिसने उसका जहाज रोका था उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उसके अंदर तो मुसाफिर भी थे। ठीक है, उसके लिए अदालतें मौजूद है, अदालतों ने उस चीज का फैसला कर दिया ऑलरेडी, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं पाए गए। इमरान खान ने जहाज नहीं रोका, लेकिन इमरान खान ने जहाज नहीं रोका, लेकिन आज तक उसकी तो शलवार भीग गई थी, उसके साथ फैसला हो गया था कि उसकी शलवार भीग गई थी जेल की सलाखों के पीछे। अब और क्या चाहते हो महबूब भाई? अच्छा, इमरान खान तो ऐसा नहीं है ना, शेर की तरह खड़ा हुआ है। ये जिस तरह की आपकी लीडर बातें करता है और जुबान इस्तेमाल करता है, वैसे ही आप अक्स देते हैं उस चीज का। क्या देख रहे हैं आप? आज एक चीज तो डिसाइड हो गई कि नवाज शरीफ ने उस वक्त क्रिमिनल एक्ट किया था और टेररिस्ट अटैक किया था। ये आज एक बात तो आइंदा से दोस्त हमारे जो है नून लीग वाले, ये इसको मत भूलिएगा, आज हमने इस प्लेटफॉर्म से ही एग्री कर दिया है। अब आगे चलते हैं।
नहीं, एग्री नहीं किया। उस चीज में जो लोग मुलविस थे उनको सजा जरूर दी गई है, लेकिन जो लोग मुलविस नहीं थे और मुलविस नहीं पाए गए वो जो है बाइज्जत बरी हो गए थे। ये एग्री बिल्कुल भी नहीं किया। उन पे ये इल्जाम था, आप ये एग्री ना कराएं। हाँ, उन पे ये इल्जाम था, लेकिन बाद में जो है अदालतों ने उस इल्जाम को टर्न डाउन कर दिया। अच्छा सुनिए, जनरल अजीज को सजा दे दी गई है, जनरल महमूद को सजा दे दी गई है, वो जर्नैल जो कराची को एयरपोर्ट कंट्रोल कर रहा था उसको सजा दे दी गई है। देखिए वो इदारे के अपने फैसले, उन्होंने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की होगी और जो सजा बनती होगी वो दी होगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं चैनल आवाज इंटरनेट पे देख रहे हैं। बात हो रही थी महमूद साहब से। जी महमूद साहब बोलिए, क्या कह रहे थे? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो फिर वो आपको याद होगा केस चला, फिर जो तो हमारी कोर्ट थी, सब ने कहा कि जी ये बिल्कुल सही हुआ है। कोर्ट ने इवन माशाल्लाह जो था वो उसका जो था सदर का वो जो आइन मुअत्तल करना वो भी कहा जी ठीक है, और सारा कुछ जो जो उन्होंने कहा किया। तो कोर्ट ने हर फैसला जो दिया था। अब ये बताएं कि कोर्ट के फैसला भी तो इदारे का फैसला था ना, आप उसको क्या करेंगे? ये कोर्ट की तरफ से दहशतगर्दी नहीं थी? कितने बंदे थे जिनको बाद में लोग जो जुडिशल काउंसिल ने पकड़ के कान पकड़ाए। अरे हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। आप लोग महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहे। आपने कहा कि इसकी तो जिम्मेदार खुद आवाम अपनी है। बात कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हुकूमत के देखे ना कितने बड़े दावे थे, सब बेकार हो गए। आटा तो टाटा, आटा कह के महंगा सस्ता देंगे तो आटा टाटा करके चला गया। चीनी में लोगों को बेचैन कर दिया, चीनी भी बेचैनी की नजर हो गई, लोगों को चीनी भी नहीं मिल रही है। अंदाजा लगा लें कि मुल्क का हाल क्या है और आप लोग लेके बैठे हुए पता नहीं कौन कौन से टॉपिक निकाल लेते हैं, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। आइंदा से ये मेरा मतलब ये चीज तो फैसला हो कि टेररिस्ट ना कहा जाए तो फिर इदारे को भी टेररिस्ट कहा जाए। नहीं, कोई भी इदारा टेररिस्ट नहीं है महमूद साहब। इदारा कोई भी इदारा टेररिस्ट नहीं है। बंदे की वजह से पूरे इदारे को तो खराब नहीं कर सकते ना हम लोग। डिक्लेयर हो रहा है उस वाक़े के? एग्जैक्टली बिल्कुल। में कौन दहशतगर्द डिक्लेयर हो रहा है? वाकई आप गलत बयान कर रहे हैं महमूद साहब। आप तो वो पीटीआई वाले काम कर रहे हैं जो खुद अपने मुंह से अपने मुल्क को बदनाम और अपने इदारों को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। उसको नहीं करे यार, तारीफ को मस्त तो नहीं करे ना। बिल्कुल बिल्कुल यार आपको मैं सारा फिर बताऊं तो फिर ये कोई समझने की बात इसमें तो है कोई नहीं। आइन शिकनी कोई, देखिए मेरी बात सुनिए, आइन शिकनी कोई आप कहते हैं ना कि गैर कानूनी काम नहीं। जिस वाक़े को आप कोर्ट कर रहे हैं सुन लेना, सुन लिए ना, मेरी भी सुनिए। ये आइन शिकनी को आप क्या कहते हैं? गैर कानूनी काम कहते हैं ना, दुश्मनी कहते हैं ना। उसकी सजा क्या है? काबिल क्या है वो? लेकिन सजाए मौत है जी। ये आपके जो फैसले हुए हैं, आर्मी ने एक्ट किया था या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट किया था, उसमें से कोई तो गलत होगा। ये तो नहीं हो सकता कि तीनों ही सही हो। तो ये कोई टेररिस्ट नहीं था, इससे किसी ने आइन नहीं तोड़ा। अरे टेररिज्म अलग चीज है, आइन शिकनी अलग चीज है। आप किसी एक चीज को किसी दूसरे वाक़े के साथ जोड़ रहे हैं। उसमें कैप्टन अब्दुल हलीम था कि कैप्टन सलीम था। एक वाक़या ऐसा हुआ था कि नहीं? आप उसकी जो उसके ओवरऑल पिक्चर को देखे ना जैदी साहब। सुन लेना बात, अब सुन ले जैदी साहब, बताना की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग सुने उनकी डिटेल में नहीं, इसलिए क्योंकि मैं डिटेल में नहीं, लेकिन बात तो सुनिए ना। मैं तो ओवरऑल पिक्चर पेश कर रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ था कि नहीं होता। उसमें या प्राइम मिनिस्टर गलत था, या आपकी अदालत गलत थी, या आपकी आर्मी गलत थी। तीनों में से एक तो गलत होगा। अब जिन्होंने किया आपके साथ क्या हुआ ये मुझे बताएं। इमरान खान के पीछे पड़े हैं कि एक उसने जी इदारे पे हमला कर दिया, तो जो अगर इदारे ने इस सूरत में हमला किया तो इदारे के साथ आप क्यों नहीं पूछते भाई? अगर प्राइम मिनिस्टर ने किया है तो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर वो क्यों बने? अगर अदालत ने किया है तो अदालत को आपने क्या सजा दी? तो कहीं तो आपने किया नहीं, क्योंकि इमरान खान के आगे पीछे कोई नहीं है। उसका ये आप लोग समझते हैं कि उसका वो खानदानी असर रसूख नहीं है, तो उसको बैठे हुए 4 बंदे उसको लटका भी रहे हैं, उसको फांसी भी दे रहे हैं, उसको इलेक्शन से भी बात कर रहे हैं, उसको जी पार्टी को भी ऐसे कर दे, फलाने को यहाँ पे सारे फैसले किए जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता। आप सुनते हैं नहीं, आपको बात करनी समझ में नहीं आ रही, बोले चले जा रहे हैं बस। चले आप बोल रहे जी, आप तो सुनो तो ना, सुन तो लेना। आप नहीं बोल रहे चौधरी साहब? हाँ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। बोले। हाँ
मैं ये कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक जो है, क्या निगरां हुकूमत को फैसले करने की आजादी होगी या नहीं होगी, या पाबंदियां लगी होंगी? तो अभी तो बताया जादी साहब ने। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा रुक जाए जैसा जैदी साहब को पहले पूरा एक बात को मेंशन करने दें, उसके बाद आपको लेते हैं। जी जी पहले जैदी साहब को जो ना एक्सप्लेन करने दें उस बात को, कि वो जो अब बात करी जा रही है उसको एक्सप्लेन कर दें आके, जिसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। तो जैदी साहब पूरा एक्सप्लेन कर दें, फिर चौधरी साहब आपको इस टॉपिक पे बात करेंगे। और प्लीज टॉपिक पे बात कीजिएगा। जी जनाब बोलिए जैदी साहब। मैंने सिर्फ आपको हेलो हाय करनी थी। जी 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 कहाँ जैदी साहब कहाँ हैं? अब जैदी साहब ड्रॉप हो गए, जैदी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। अगर जैदी साहब देख रहे हैं तो दोबारा लाइन पे आ जाए ताकि हम उनका मैसेज दे लें। आपको मेरी बात समझ आ गई? क्या आपकी बात समझ नहीं आ रही? वो बोले रहे थे। अच्छा जी आप बोले, आप चौधरी साहब आप बोले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि निगरां हुकूमत के फैसले करने की आजादी, हाँ मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि निगरां हुकूमत जो है, कम से कम एक फैसले की आजादी तो होगी उनको। नहीं, अभी तो चौधरी साहब जैदी साहब ने कहा कि नहीं होती हुकूमत को आजादी। नहीं होती ना, वो है या नहीं है? उनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास आके जी नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आजादी होती है या नहीं होती है। असल जो काम करेगी निगरां हुकूमत, वो करेगी नाअहल करेगी इमरान खान को। जी क्योंकि जो भी दूसरे सियासतदान हैं या बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने ऊपर इस काम को जो है नहीं लेंगी, इसका अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी कि बाद में कोई इशू बने। तो ये काम जो है एक निगरां हुकूमत से ही कराया जाएगा। और ये लगता ये है कि ये डिसाइड हो गया है, और यही वजह है जो अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जो इनके जो फ्रेंड हैं बैनुल अक़वामी, जिनको कंट्री है इसराइल, जिनकी सपोर्ट इनको हासिल है, और भी कुछ इस किस्म की इश्यूज हैं कि जो इनके सपोर्टर्स हैं बाहर से, इंटरनेशनल, जो चाहते हैं कि इन लोगों को सजा ना हो या इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो उस वक्त तक जो है ये निगरां हुकूमत जो आके ही ये काम करेगी। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये दानिश साहब जो है कह रहे थे लैपटॉप के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं लैपटॉप के ऊपर ये कहूंगा कि मैं पर्सनली तो ये समझता हूँ कि ये सही काम किया गया है, कि क्योंकि सोचने की बात है कि अब दुनिया जो है कहाँ चली गई। अभी रुक जाए, जैदी साहब आ गए मेरे साथ। मैं जैदी साहब से पूरा पहले मसला हल करा दूं। जी जैदी साहब बोलिए। नहीं, आप कंटिन्यू रखें इनको, चौधरी साहब को कंटिन्यू रखें। अरे चौधरी साहब को तो वो लैपटॉप की बात हो रही है, जो बात हो चुकी है उसके ऊपर कुछ नहीं। आप पहले जो क्या कहते हैं महमूद साहब ने बात निकाली, जो आपके पास पूरी तफसीर है वो बयान करेगा, सुनना चाह रहे हैं। और जैदी साहब ये भी सुनना चाहेंगे चौधरी साहब। जी समीना, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप गलत चीज को गलत चीज से मिला रहे हो, गलत मिसाल दे रहे हो। जी मैं जब सुनना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं चाह रही हूँ सही अवेयरनेस दी जाए, तो सही बात की अवेयरनेस जाए। जो अभी जो महमूद साहब ने इतनी लंबी स्पीच दी है, तो अभी सुन लेना। 1 मिनट स्टॉप होना। जैदी साहब बोलिए। आप परवेज मुशर्रफ वाले वाक़े को बुनियाद बना रहे हो कि वो फौज के खिलाफ इदारे के खिलाफ था, ये इदारे ने किया था। और जिस वाक़े में छड़ी इस्तेमाल हुई थी वो उसमें उस वक्त हुई थी जब गुलाम इसाक खान एज सदर और नवाज शरीफ ने दोनों ने मिलकर इस्तीफा दिया था। वो एक माहिदे के तहत दिया गया था इस्तीफा। उस मौके पर सिर्फ इस्तीफे के कागजात के हसूल के लिए फौजी ने कहा था कि पहले आप अपना इस्तीफा हमारे हाथ में देंगे, उसके बाद गुलाम इसाक खान हमें देगा। इसमें फौज का तो कोई किरदार ही नहीं, दोनों की आपस की जंग थी जिसकी वजह से दोनों ने हुकूमत को तोड़ी थी। उस वाक़े में फौज इन्वॉल्व नहीं थी। हर चीज को गलत मिसाल से नहीं मिलाएगा। परवेज मुशर्रफ ने किसी को शरीक नहीं किया। थोड़ा सा और आप 1 मिनट के लिए सुन तो ले पूरी बात। 1 मिनट के लिए सुन ले प्लीज। मेरे साथ फौज ने क्या किया। आप एक वादे को लेके हमारी पूरी आर्गुमेंट को मलियामेट कर रहे हैं, उसमें फौज इन्वॉल्व नहीं तो वहाँ पे क्या कर रही थी? ये कौन होते हैं? अगर उनका झगड़ा तो देखिए, उन्होंने अपनी बात पूरी बताई है कि वाकई में हुआ क्या था। आप लोगों ने वाकई को घुमा दिया था। जैदी साहब ने वो बिल्कुल रियल स्टोरी सुनाई है।
मैंने तो आपने कैसे कह दिया, एक सेकंड, आपने कैसे कह दिया घुमा दिया था, मैंने कहा ना थोड़ा सा। अरे एक सेकंड के लिए मैं यही बता रही हूँ कि मैं समझ तो सुने ना, हाँ। मेरी बहन हकीकत पहले जैदी साहब का पूरा मैसेज दे लूँ, फिर आपकी हकीकत आपसे सुन दीजिए। जैदी साहब आप पूरा मैसेज दे बात को आप समझ में नहीं आता कि बात तो पूरी होने दिया करो। हाँ, बात जी जी, बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कि आप बात नहीं करो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी थोड़ी देर पहले साजिद ने कहा कि जैदी साहब ने कल ये बोला था। अब आप उस वाक़े के अंदर जाएं कि बात क्या होगी। समीना ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान आने वाली हुकूमत में, वो आने वाले इलेक्शन में उनका क्या किरदार है, यही सवाल था ना आपका। जी 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 जी। जिसके जवाब में मैंने ये कहा था कि जो लोग जिनका ये कहना है कि वो एक दहशतगर्द है, वो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है, उसने कश्मीर को बेचा है, उसने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ काम किया है, और जिन्होंने उनको हटाया है, तो क्या वो दोबारा इक़्तिदार में उनको आने देंगे? जी नहीं देंगे ना, यही सवाल पैदा होता है ना। मगर लोगों की राय ये है कि उनको दोबारा इक़्तिदार में आने देंगे। आपने वो मछली बाजार बनाया कि अल्लाह मान, वो कह रहे हैं कि जियो की रिपोर्टिंग करो और फलां की रिपोर्टिंग करो। यार सुनो तो ना बात के बात हो क्या रही है। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ लोग भूखे बैठे हुए हैं, गरीब बैठे हुए हैं, उन्हीं सैलाब ज़दागान घरों में, उन्हीं बारिश के घरों में एक घर के अंदर 10-10 आटे की बोरे रखे हुए हैं, 10-10, 15-15 कंबल बाजार में ले जाके बेचते हैं। उस पे भी तो पर्दा उठाओ कभी। गुर्बत है, सही बात है। नहीं ये सही बात नहीं, सही बात की उन्होंने, हकाइक की बात की है, हकाइक की बात की है उन्होंने, ग्राउंड रियलिटी की बात की है, स्टॉकर्स की बात की है। पहले बात सुने। अच्छा, अभी बकरीद हुई है, लोगों के घरों में गोश्त दबा के बटा, हर एक ने बांटा, गरीबों को सब दिया, और अनासिब के पीछे जाके देखे वही गोश्त 50-100 रुपए किलो रोडों पे बेच रही थी। क्या गुर्बत ऐसे कम होगी क्या? सही है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जैदी भाई, बिल्कुल 100%। आप हर चीज को एक मतलब आप दुनिया अगर पाकिस्तान नाराज हो रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी इस नाराज भाई मेरे साथ, मुझे भी आपके साथ नहीं चाहिए। भाई आपने तो दूध की लहरें जो है वहाँ से आपने क्रिप्टन का जो सीवी है उसमें दूध की लहरें बह रही हैं आपके अल्फाजों में, ऐसा लग रहा है मेरे भाई। मैंने आपसे पाकिस्तान में अरे वो आपको कह रहे हैं कि कागज की सिर्फ एक साइड नहीं देखिए, कागज की दूसरी साइड भी देखिए। वो कह रहे हैं कि पूरे हकीकत पसंद बनिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस चीज को देखिए। लोग बता रहे हैं कि हकीकत में हुआ क्या है। यस, ये बात बिल्कुल किसी हद तक सही है कि गोश्त देके जो है लोग बेच रहे थे, जो बकरा ईद का गोश्त दिया गया, गरीब बेचारे लोगों ने। तो क्या एक बात बताइए, क्या दुनिया में सिर्फ गोश्त ही है? क्या दुनिया में और कोई आदमी के मसाइल नहीं होते? मगर मसाइल बहुत है, महंगाई जो है वाकई में लोगों की चीखें निकली हुई है, इस पे मैं एग्री करूंगी। जी बारी बारी बात करिए ताकि किसी की बात भी समझ आए। आप अरे रुक जाए जरा, वो जैदी साहब बात खत्म कर ले, उसके बाद 1 बाय 1 बोले ताकि मैसेज क्लियर जाए, लोग सुने दिलचस्पी से बात क्या है। जी अभी तो चौधरी साहब इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट पे बैठे हैं चौधरी साहब। यार आप उसके बाद 10 दफा पूछो मुझसे, हाँ कहो कि ये गलत कह रहे हैं, ये मैं उसका सही उनका जवाब देंगे। राइट चले थे, ये बहुत बात करें। बातें आपकी बात है। जी बोले। पाकिस्तान के अंदर इसमें किसने कहा कि गुर्बत नहीं है, लेकिन उसी कराची में, उसी पाकिस्तान में एक गरीब के जेबों के अंदर से 50-50 हजार रुपए भी निकलते हैं। पाकिस्तान में गरीब कौन है पहले ये तो तय कर लें। पाकिस्तान में गरीब वो है जो सैलरी पेड है, जो सिर्फ एक लिमिटेड पोस्ट तबका जो है ना वो गरीब है बेटा। उस शख्स को गरीब कहते हैं। आप फकीर को गरीब नहीं कह सकते, आप दूध वाले को गरीब नहीं कह सकते। अब आप कराची के अंदर दूध वाले की जेब में 10 लाख रुपए जेब में होंगे, एक आम जो सैलरी पेड है उसकी जेब में 5 रुपए नहीं होंगे। फकीर की जेब, फकीर रोजाना 4,000 रुपए बना के जाता है, सैलरी पेड जो है रोजाना 4,000 रुपए नहीं बनाता। आप जो है लेकिन इसमें इमरान खान का की इन्वॉल्वमेंट क्या है? कुछ मैंने कब कहा कि इसमें इमरान खान का हाथ है? महमूद भाई अभी पहले बोलने दे, उसके बाद सैयद साहब है, फिर चौधरी साहब लाइन पे लगे हुए थे। इन लोगों को सबको लाइन पे। मैंने कब कहा कि इसमें महमूद साहब आप एक मिनट के सुने। आप एक भी सांस में आप 3-4 बातें शुरू कर दी ना तो लगा जैसे ये भी इमरान खान पे डालेंगे। अब आप देखें ना, ये होती है बात।
कि आपके अंदर ईमानदारी है, मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी है। ईमानदारी से निकले, ईमानदारी में बात करें। ईमानदारी से बात करें, टोपी रख दी है। ईमानदारी से आप निकल जाए और ईमानदारी से बात करें, सही बात है। अरे ईमानदारी से लोगे, एक सेकंड भाई। समीना, वैसे मेरा ख्याल में इस वक्त लोग ईमानदारी से बात नहीं कर रहे, ईमानदारी से ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क की दुश्मनी शुरू कर देते हैं, अपने इदारों पे ही हमले शुरू कर देते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं, बाहर के एमपीज को लेटर्स लिखना शुरू कर देते हैं, आईएमएफ को कहना शुरू कर देते हैं हमारे मुल्क का साथ नहीं देना, तो फिर आप ईमानदारी से ही बात करते हैं, फिर आप ईमानदारी से बात नहीं करते। अभी रुक जाए जैदी साहब को तो कंप्लीट करने दें, फिर लेती हूँ जी। कंप्लीट हो गया आपका? हाँ, एक मिनट दे। सुने, मैंने आज तक किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया और आज तक किसी जमात को छोड़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ जितने साहब मेरे साथ बातें कर रहे हैं, ये सब पहले किसी दूसरे लीडरों का दम भरते थे। राइट, ठीक है। और आज इन सबके ऊपर जो है ना, चौधरी साहब किसी लीडर का दम नहीं भरते। चौधरी साहब ने वाजे कर दिया आप लोगों के सामने। आज हम पाकिस्तान के साथ है ना, सबके ऊपर अल्लाह ने एकदम सब पे करम कर दिया है और सबके दिल बदल दिए हैं और उनको दूसरे लोग पसंद आने लगे। मेरी बात आप पूरी सुन लिया करें, उसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ होता है। अभी आपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझसे नहीं लिया। आपने कहा था कि किस दौर में स्टील मिल तबाह हुआ और पीआईए तबाह हुआ। तो स्टील मिल तबाह करने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ थे, क्योंकि उनका इत्तेफाक स्टील मिल के खाली डब्बों से और स्टील मिल की पटरियों से चलता था। स्टील मिल और आपकी पीआईए तबाह हुआ आपकी दोनों जमातों के दौर में, जिन्होंने अपने मनपसंद अफराद को दबा के पीआईए के अंदर भरा। जहाँ एक जहाज पे 200 आदमी काम करने चाहिए थे, वहाँ एक जहाज पे 750 से लेके 3500 आदमी काम कर। यानी कि पीआईए दोनों बड़ी पार्टियों ने तबाह बर्बाद की। बिल्कुल, अपने वोट बैंक के चक्कर में कि हमारे लोगों को नौकरियां मिले और वोट बैंक हमारा बढ़े। ये अपने वोटरों को नहीं, अपने मनपसंद लोगों को, अपने बंदों को। वोटरों को कोई नहीं पूछता। ये मेरी और आपकी भूल है कि वोटरों को कोई नौकरियां देता है, किसी ने नहीं दिया। नहीं, ख्वाजा साद रफीक जो है इस बात में पेश रहे हैं। तबाह किया और पीआईए उन्होंने बताया कि दोनों बड़ी पार्टियों ने तबाह किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अच्छा, आप जवाब तो सुन ले मेरी बहन, अब जवाब भी ले ले। मेरा किसी अकलमंद को जवाब देने दे, किसी अकलमंद बंदे को जवाब देने दे। मेरी बहन जरा जवाब ले ले कि कराची के अंदर गरीब वो कहलाता है कि जो महीने की तनख्वाह मिलती है। फकीर गरीब नहीं है, मजदूर गरीब नहीं है, वो तो 4-4 हजार रुपए लेके जाता है। जी, यही कहा ना जैदी साहब ने? जी, हाँ जी। तो मेरी बहन, अल्लाह का लाख शुक्र है जो मजदूर होता है वो हक हलाल की कमाई कमाता है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वो पत्थर तोड़ रहा होता है। एमक्यूएम वालों की तरह जाता नहीं है कि चाय पीने चला जाए केएमसी के ऑफिस में और चाय पी के वापस आके घर बैठ जाए सिर्फ 5 मिनट के लिए, या केएमसी या किसी की भी आप इदारे का नाम ले ले, तो ये हक हलाल की कमाई कमाता है वो गरीब जो मजदूर कहलाता है। फिर बात हो रही है कि पीआईए किसने तबाह करी? पीआईए उसने तबाह करी कि जो आपका ये था ना चौधरी असलम, मेरी बहन आप नहीं जानती होंगी, जैदी साहब शायद जानते होंगे, अगर वो नादान बन जाए तो वो उनकी मर्जी है। चौधरी असलम जो था वो नवाज शरीफ के दौर में डायरेक्टर था पीआईए का। जब मुशर्रफ साहब ने उनको जूते मार के, जब पूरे इनके जितने भी वो लीग के थे, तो इसने वहां पे सऊदी अरब में जाके इसने उसके घर में रोटियां पकाई हैं। समझिए आप, कि बावर्ची को उसने पीआईए का डायरेक्टर बना दिया था आपके नवाज शरीफ ने। इसने तबाह किया है। हम बाद में हमसे पूछे ना हकीकत, फिर वो ये कह रहे हैं कि जी लोगों का अल्लाह ने ईमान बदल दिया या दिल बदल दिया, फला कर दिया। मेरे को बोला, मैं बिल्कुल अल्लाह का लाख शुक्र है मेरी बहन कि दहशतगर्द तंजीम, अगर वो तंजीम बाद में बनी, जिसको आज भी लोग ओन करते हैं, आज भी लोग उसको ओन करते हैं, मगर मेरे अल्लाह ने मेरा या मेरे मौला ने मेरा दिल बदल दिया, तो मैं बहुत एहसान मानता हूँ। मैं इस बात का बहुत एहसान मानता हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ हुब्बुल वतनी की। मैं लिफाफे वालों की तरह बात नहीं करता कि मैं लिफाफा बन जाऊँ। बात दरअसल ये है मेरी बहन, बात करो, ऐसी बात करो कि समझ में आए लोगों के, किसी को ये ना समझो कि दूसरा जो है वो बिल्कुल शिकारपुर से आगे बैठा हुआ है। चले अब सैयद साहब का भी मैसेज है जी। सैयद साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम भाइयों से और पूरे सुनने वाले चैनल वालों से, आपसे
याद किया जाए। आप किन लोगों को याद करते हैं 2 घंटे? एक किसी को गए पूरे घंटे में या तो एक नात सुना दे या कोई ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके लिए हमारे बाकी प्रोग्राम लगते हैं, उसमें तलावत भी चलती है, नात भी लगती है, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। आप देख सकते हैं, जुम्मे वाले दिन भी आते हैं, इतवार वाले दिन भी आते हैं। दुनिया के नाम से देख सकते हैं, दीन और दुनिया के नाम से, देख सकते हैं, बिल्कुल। जिसमें नाते और सिर्फ इस्लाम की बातें। देखिए, ये प्रोग्राम तो बना ही सियासत के लिए है। बिल्कुल सही कहा, you're right। ये तो प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक आम आदमी भी आकर अपनी राय का इजहार कर सकता है। अब वो जाकर किसी MNA MPA के ऑफिस में तो जाके नहीं बोल सकता, वो पाकिस्तान कोई कनाडा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप यहाँ पर आकर आप अपनी सियासी जो राय है वो दें, ताकि हम उसको सुने और लोगों तक पहुंचाएं कि एक आम आदमी क्या सोचता है। लाखों लोग इसको देख रहे होते हैं और लाखों लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे होते हैं, पर टीवी पे एक प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें नहीं डाली जा सकती हैं। टीवी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, अपने टाइम के मुताबिक आते हैं। हाँ, और इस प्रोग्राम में हम किसी भी तरह की मजहबी गुफ्तगू भी नहीं करते। समीना जी, मैं गलत नहीं कहता, ये 2 नंबर सईद है। ये देखो कहाँ इन्होंने रुख चेंज कर दिया। इनकी ना सुन लो, इनकी ना सुन लो। आप सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, पूरे 2 घंटे झूठ बोलते रहते हैं। आप इमरान खान की नात पढ़ो, इमरान खान की नात पढ़ो ना, ये तो सुन रहे हो ना। आप हजूर की नात ना सुना करो, आप इमरान खान की नात सुनो। जी सही है साहब। थोड़ा सा माहौल बदल दो, थोड़ा सा माहौल बदल दो। सर जी ना करें, आप ऐसा गलत काम करें। नहीं, अगर तजिया होना चाहिए। अब जाफरी साहब उनको फुल टाइम दिया। जी बोले। आप गलत कर रहे हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा माहौल बदल जाए। नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। नहीं, ऑलरेडी माहौल बहुत अच्छा है। माहौल ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए प्लीज शो में रहे, आप अपना तजिया दे सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। घर वालों को ये सुनाए ना सर, हमें तो इंशाल्लाह हम सुनते हैं। आज जुमा है, हमने सब कुछ सुना है। हमने खुतबा भी सुना है, नमाज भी पढ़ी है और सुबह तिलावत भी सुनी है। ये आप अपने लिए सुने। हमें 2 मिसरे सुनाए, ताकि मना नहीं करना चाहिए। 2 मिसरे सुनाए। मेरे होंठों पे जिक्र मदीना। आ गया जिंदगी का करीना, मेरे जज़ाकल्लाह बस ठीक। चले सैयद साहब, ठीक हो गया सर, प्लीज। ये एक बात नहीं है, ये भी गुनाहगार होता है। अगर आप गलत मौके पे गलत चीज, सही चीज, अच्छी चीजें, इसके लिए एक माहौल है, उसके लिए रखें तो अच्छा है। क्या है कि बंदा दूसरे गुनाहगार होते हैं, अदब एहतराम होता है। बिल्कुल चीज को देखें, और ये वो चीज है जिसको मना नहीं करना चाहिए। सही कह रहे, मौका तो दे, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, ब्रेक के बाद आप लोगों को लेती है। हाँ, ये अरबों का तरीका है कि जब कोई ऐसी चीज होती है तो मैं चाह रही थी ब्रेक की तरफ चली जाऊँ तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहे। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। साजिद है और जी, अभी मैं ब्रेक हुआ नहीं है, सिस्टम में कुछ है। मैं अभी आप लोगों के साथ ही हूँ। ब्रेक में 2 दफा बोला है, पर ब्रेक नहीं हो सका, तो अभी हम कंटिन्यू इसको करते हैं। मैं जी, क्या हम ब्रेक की तरफ जाए, कहीं जाएगा साथ जाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक की तरफ गए थे हम और वापस आए। आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। ये जो कॉलर हमारे साथ होते हैं ना, तो बस समझने ऐसा लगता है कि लाइव शो जा रहा है, इनको पता नहीं चलता ये लोग बोल क्या रहे हैं। मेरे साथ चौधरी साहब है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जी चौधरी साहब बोलिए। देखिए, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ये दानिश साहब ने कहा था, देखिए मेन बात होती है कि पॉलिसी, जैसे उन्होंने बात की कि लैपटॉप वगैरह बांटे गए, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं है कि अब दुनिया किस तरफ चल रही है। बिल्कुल सही बात। में लैपटॉप है और जो मिले हैं, कितने बच्चों ने उससे जो है बाहर से जॉब हासिल करके पैसे भी कमाना शुरू कर, मुस्तफीद हुए हैं, बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी फैमिलीज जो है वो उससे फायदा उठा रही हैं। लोग इस बात को समझते नहीं है। और
जो गरीबों के नाम पे पैसे बटते हैं वो तो खाली जाते हैं ना आधे से ज्यादा। बेनजीर इनकम सपोर्ट में क्या हुआ है, समझे? तो एक ये बहुत ही मुनासिब तरीका निकाला गया और इस पे ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए, जो बात सच है उसको बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त मुल्क में ऑप्शन जो है नवाज शरीफ है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि उनके केसेस जो है जो भी है खत्म हुए, जो भी हुए, लेकिन एक टैलेंटेड आदमी है जिसको एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट और मुल्क कैसे चलाया जाता है, समझ रहे हैं? और तो इसलिए अगर वो आते हैं तो मेरे जाती पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात है कि उनको चांस मिलना चाहिए। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसको ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लग रहे? यहाँ तक कि इमरान खान को मैं बोलता हूँ कि वो करप्शन, मैं नहीं मानता कि वो करप्ट आदमी है या करप्शन में, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व हो गई, बीवी का नाम आ गया, तो हर आदमी जो भी उनका बीवी का नाम आया वो खुद तो नहीं थे ना, तो बात वही आ जाती है। नवाज शरीफ की फैमिली का नाम आया ना, नवाज शरीफ का डायरेक्ट तो नहीं आया ना, फैमिली की वजह से आया ना, तो उनके केसेस भी खत्म हो गए। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें कि ये दानिश साहब बैठे हुए, इनके हम नाम जो एक दानिश है एंकर पाकिस्तान में, माशाल्लाह काफी नाम है उनका। उनके 2 दिन से जो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ वो तो लड़ जाए आदमी सुन के कि अगर ये हकीकत है जो वो लिंक्स बता रहे हैं इसराइल का इमरान खान साहब से, तो दानिश साहब जो बैठे हुए ये बड़े परेशान हो गए थे 1 हफ्ता पहले जब मैंने एक लिंक जोड़ा था तालिबान से जो अटैक हुआ था स्वाद में, और कनेक्शन इनके जो है मिले। अब इनका दूसरा लिंक जो है ये जो मिल गया है ना इसराइल वाला, ये वाहिद आदमी है दुनिया का इस्लामी ममालिक का लीडर जिसके पीछे इसराइल यूएनए में खड़ा हो गया। तो इसका क्या मतलब है, क्या लिंक्स हैं? और पीछे बैकग्राउंड देख लें आप जी, जो सत्तार ईदी ले लें आप, हकीम सईद ले लें आप, और इसके अलावा भी डॉक्टर इस्तार ले लें, सब ये बातें पहले बोल चुके हैं। तो देखिए ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, और क्योंकि ये इसलिए प्रूव हो रही हैं कि जिस दिन से इनकी हुकूमत खत्म हुई है, फौजियों के ऊपर और फौजी चेक पोस्टों पे सुसाइड अटैक शुरू हो गए, ज्यादा हमले शुरू हो गए पाकिस्तानी। एक सेकंड होल्ड करें जरा, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक ठाक जी, क्या कहेंगे? प्रोग्राम चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा जो भी हो रहा है वो अपने पाकिस्तान के अंदर कुछ भी सही नहीं हो रहा है जी, जो भी हो रहा है जी, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और टीवी खोलते हैं तो ऐसा दिल जलता है। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है सर? मेरा नाम नूर इस्लाम कापड़िया है, कपाड़िया। अच्छा जी, जी, मैं अटलांटा से बात कर रहा हूँ, यूएसए से बात कर रहे हैं जी, बोलिए। बस यही जो मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, लगता है जी, देख रहा हूँ, मेरे सामने है जी, लेकिन दुख मोर होता है। क्या करे, किस तरह से सब वापस सही करें, बिल्कुल सही करें। सब अपने मुल्क से देखिए कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हुब्बे वतन है जिसके लिए आप आके बात कर रहे हैं। वाकई में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो मुल्क में हो रहा है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जी। कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, बिल्कुल आपने सही कहा जी। एक चीज भी सही नहीं हो रही है। और जहाँ तक निगरान हुकूमत और ये हुकूमत वो हुकूमत, ये सब जहलिए, सब तो कौन आएगा जो मुल्क के हालात बेहतर करेगा, मुल्क को सही सिम पे लेकर आएगा? क्या लगता है आपको? मैं और मेरी वाइफ, हम लोग के दिमाग में इमरान खान के अलावा कोई नहीं। तो आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा से आ सकते हैं? इमरान खान को चांस देंगे ये लोग या नहीं देंगे? मुझे मुश्किल लगता है। जिस तरह से इन्होंने सारी अपना क्या कहते हैं कि सारी चालें अपने फायदे के लिए चला लिए, अब इसमें मुझे नहीं लगता कि उसके लिए इमरान भाई के लिए कुछ गुंजाइश बची हो, क्योंकि इन्होंने सब चीज अपनाया है। मगर उनके पास, इमरान खान के पास एक बड़ी ताकत है ना, अवाम की ताकत जो है, जो लोग कह रहे हैं कि जी अवाम जमहूरियत है, तो वो जी अवाम की ताकत आपने बिल्कुल फरमाया, मैं इस चीज को मानता हूँ। मगर जो लोग बैठे हैं वो जो वकील को, अदालत को, उनके हुक्म को नहीं मानते हैं, वो खाली उनको जो करना है वो करते हैं। तो वो कुर्सी पे इसके आगे बैठ चुके हैं, तो वो थोड़ी छोड़ेंगे आसानी से कुर्सी। अवाम की ताकत, अगर अवाम बोर्ड पे आ गए और इनको
घरों से निकाले और असेंबली से निकाल के बाद वोट पिला के मारे तो हो सकता है। मगर वो होगा जी, हो सकता है आ जाए। ये लोग कोई बाहर निकल नहीं सकते किसी के आगे जा नहीं सकते मिलने के लिए। बहुत बुरी हालत है। आपका ये नंबर जो है ना, पहले किसी और प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता था, उस वक्त भी मैंने फोन किया था। नहीं, यही वो प्रोग्राम के लिए, हर प्रोग्राम के लिए ये नंबर इस्तेमाल होता है। जो भी लाइव शो होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोग्राम के लिए। आपने किया होगा जी? मैंने पहले प्रोग्राम के लिए किया था जी। तो कोई साहब से बात हुई थी और मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान में मीडिया को एक चीज चेंज कर देवे कि बिलावल को बिलावल जरदारी बोल के बुलाना चाहिए, बिलावल भुट्टो नहीं है वो। सारे चैनल को बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारा नाम सही करो, जो सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है बिलावल जरदारी है, बिलावल भुट्टो नहीं। पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाओ तुम। सही क्या। बस हम दुआ करते हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह गाड़ी वापस पटरी पे चढ़ जाए। लेकिन अब तो इतनी उतर गई है बुरी तरीके से, चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी और कौन चढ़ाएगा गाड़ी पर? कौन चढ़ाएगा पटरी पे गाड़ी? सही कह रहे हैं, हालात तो बहुत खराब है मुल्क के। बिल्कुल आपने सही बात की। सबसे जो भी हो रहा है सब मुल्क के खिलाफ हो रहा है। जो भी कर रही ताकतें सब मुल्क के दुश्मन बैठे हुए हैं। राइट बोलो के लेफ्ट बोलो के सामने बोलो के पीछे बोलो। साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ बोलते हैं ना, चारों तरफ। जी। साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ चारों तरफ कोई चार में से कोई भी मुल्क का मुहाफिज नहीं है। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर कॉल करने का। आप क्या करें, एवरीडे मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आता है, इसमें कॉल किया करें, अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ये देखिए कि टीवी कितने लोग देख रहे होते हैं पर कॉल नहीं करते। कभी कभी कॉल कर लेते हैं, कभी कभी उनका दिल चाहता है कर लेते हैं, मगर देखने में लातादाद लोग होते हैं मगर कॉल नहीं कर पाते। अभी देखें उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा मैंने आपका ये नंबर किसी और प्रोग्राम में भी किया, मगर हमारे बहुत सारे लाइव शो जाते हैं जिसमें करते हैं हम बार बार बताते हैं कि जो हमें देख रहे हैं, हमें किसी भी उस पर देख रहे हैं, अपने डिवाइस पे देख रहे हैं, अपने सेलफोन पे देख रहे हैं और आप लोग लिख भी रहे हैं कि हम आ सकते हैं इस प्रोग्राम में, कैसे आ सकते हैं। तो हमारा स्क्रीन पे नंबर होता है 6474840018 पर आप कॉल करके इसमें प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप लोग हमें बार बार हम नहीं बता पाते इसलिए कि हम भूल जाते हैं कि हमको ये भी आपको बार बार बताना है, रिवाइंड कराना है। पर आप लोग खुद देखा करेंगे, कॉल करके ट्राई करके देखें, आपकी लाइन जरूर मिलेगी। कभी कभी मुश्किल से मिलती है, काफी लाइनें बिजी होती हैं, कभी कभी आपकी लाइन मिल जाती है। अगर बार बार करेंगे तो आप जरूर हमारे शो में शामिल हो जाएंगे और अपनी आप राय भी हमारे साथ शामिल कर सकते हैं। जी चौधरी साहब बोलें, क्या कहे थे आप मुसलसल? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मौजूदा सूरत हाल जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और जो टॉक शो अभी देखिए, अभी जो एक कॉलर आए थे उन्होंने कितना कहा कि मुल्क की वाकई बहुत बुरी हालत है, हालत खराब हुई है मुल्क के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ और दानिश साहब जो है इसको गौर से सुने और इसका जवाब दें। मैं ये कहने वाला हूँ कि जैसे अब इमरान खान के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, जैसे ये इसराइल से कनेक्शन के लग रहे हैं, इसराइल उनके लिए बात कर रहा है, अब जो भी है, जो भी ये सिलसिला चल रहा है, तो इस किस्म के इल्जामात तो मुख्तलिफ पार्टी के मुख्तलिफ लीडरों पे लगते रहे हैं जो कि आज इमरान खान के ऊपर भी लग गए। तो बात ये आती है कि जैसे आप जरदारी साहब के लिए इतने केसेस हो गए, सब झूठे साबित हो गए, कोर्ट से फारिग हो गए, वो नवाज शरीफ कोर्ट से फारिग हो गए, क्या कहते हैं अल्ताफ सारे, आप सोचे ना सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। नवाज शरीफ के तो आने की राहें हमवार हो चुकी है, पर नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? सवाल का जवाब यहाँ पे ये चाहिए मुझे, नवाज शरीफ आ क्यों नहीं गए? पहले कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जरदारी साहब खत्म हो गए, नवाज शरीफ साहब के कुछ रह गए, वो खत्म होने वाले हैं। जैसे अल्ताफ हुसैन साहब पे जिनापुर का इल्जाम लगाया, फिर टीवी पे आके कुछ साल बाद बोल दिया कि नहीं ये झूठ बनाया था हमने। अब इमरान खान के ऊपर जो इसराइल का जो जिस तरीके से पेश किया जा रहा है कि फलाने कहा, जैसे मैंने भी बोला, जैसे बताया जा रहा है मीडिया पे जो आ रहा है, अब कल को पता चल रहा है 5 साल बाद जो है यही लोग टीवी पे आके बोल देंगे कि नहीं जी इमरान खान पे गलत इल्जाम लगा। तो खौफ ही आता है पाकिस्तान में कि 5 साल बाद क्या होगा, इसका जो आज इल्जाम लगा है कि वो सही साबित होगा या गलत साबित होगा। क्योंकि अगर आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखें तो कोई भी ऐसा साबित नहीं हुआ, लोग जिसको दिल चाहता है कुछ भी बोल देते हैं।
अरे आप 1947 से रिकॉर्ड उठा के देख लें तो सबसे पहले तो ये देखें ना, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना 5 साल टेन्योर पूरा नहीं कर सका। बिल्कुल सही कहा, को सियासी लोगों को ये पता होता है कि वो अपना 5 साल टेन्योर किस तरीके से पूरा करेंगे, कौन सा वो रास्ता है, कौन सी वो जगह है, कौन से वो लोग हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट, वो पावर में लोग, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, वो सऊदीया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो या कोई भी और मुल्क हो। जब आपको पता है कि आपने एक दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना, अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज तक पाकिस्तान के बाकी प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। उसके बावजूद भी फिर आप क्यों उस डायरेक्शन पर जाते हैं? आपको नहीं जाना चाहिए डायरेक्शन पे। अभी देखिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पे मईशत जो है वो पटड़ी पर आई, शरह नमू जो है, जो आपकी ग्रोथ है वो 6% पे चली गई, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और बताया कि मईशत को पटड़ी पर चढ़ा दिया गया है, हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना हो। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला कि आए छोड़ दें बाकी सारी चीजों को, मिसाके जमहूरियत को छोड़ दें, साइड पे करते हैं, लेकिन मिसाके मईशत पर साइन करते हैं, उसका मुआहदा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मईशत को कोई भी पार्टी, कोई भी इदारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो क्यों नहीं किया गया? अब जब शहबाज शरीफ ने अपना 1.5 साल अपना पूरा निकाल लिया और कल का उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि मईशत को हमने राय रास्त पर ले आए हैं, उसको हमने पटड़ी पर चढ़ा दिया। आपको क्या लग रहा है, राय रास्त पर ले आए, मईशत को पटड़ी पर चढ़ा दिया या नहीं चढ़ा दिया? जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो डेफिनेटली एक नई पॉलिसी बात है, इस पे कोई एग्री नहीं कर सकेगा। मैं साजिद साहब से कहूंगी, जी साजिद साहब बोले, साजिद साहब से लेते हैं इस पे आपका ओपिनियन। देखिए कोशिश तो जी चौधरी साहब एक मिनट साजिद साहब बोलिए जी। बहन देखें, इसका सीधा सीधा इलाज है, साफ सुथरे इलेक्शन हो जो होते हुए नजर नहीं आ रहे। 2 साल तक आपको कई इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। आप कहें 2 साल तक नहीं होंगे, इलेक्शन की सही तैयारी होंगी। पहले तो पीपल्स पार्टी शोर मचाई थी, इलेक्शन करी थी पीपल्स पार्टी, अब तो मुस्लिम नून लीग ने भी कमर बांध ली, कस लिए इलेक्शन के लिए। इलेक्शन होने बहुत जरूरी है, आपको पता है। अब आपने मेरा ओपिनियन सुनना है, सुनते ले। आज इंशाल्लाह क़यामत तक आपका ये प्रोग्राम चलता रहे, हम भी रोज इस प्रोग्राम में होंगे, आप भी रोज इस प्रोग्राम में होंगे। तो आप देख लीजिएगा कि इलेक्शन हुए या नहीं हुए, हम भी यही है, आप भी यही है, दानिश भी यही है कि नवाज शरीफ ने कमर कर, उसने तो सिर्फ जो मुंह पे मार्क्स है वो कसा हुआ है और वो मार्क्स भी समझ में नहीं आता कि अब तो मुस्लिम नून लीग ने, आप यकीन करें, पूरी फुल तैयारी कर ली है इलेक्शन की। अब एग्री भी कर लिया है, बात भी कर ली है कि भाई हमारी हुकूमत जाने वाली है, 14 अगस्त को हमारी हुकूमत लास्ट। मुझे समझ नहीं आता जब ये साहब नवाज शरीफ के खिलाफ बात करते हैं तो भाई ना जाने देते ना। 3.5 साल में 1.5 साल आपसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, 1.5 साल बाद आपने खुद उसको जहाज में बिठाकर भेज दिया। अब आप कहेंगे नहीं 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 अदालतों ने भेजा, नहीं 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 एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। भाई पावर में कौन था? आप थे ना, प्राइम मिनिस्टर आपका था ना। पावर में थे मगर इक़्तिदार नहीं था, इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार में नहीं थे। मेन चीज ये है, एविएशन लॉक कर देते, एयरपोर्ट बंद कर देते, ना जाने देते, खुद लेकर गए। मगर मजबूरी थी ना, अगर ना छोड़ते तो खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाते, तो वो चाहते नहीं थे कि भुट्टो की तरह नवाज शरीफ भी जिंदा रहे, इसलिए वो सीरियस कंडीशन थी। वो अपने सर पे इल्जाम नहीं लेना चाह रहे थे किसी को। वो कहते बीमारी तो हर एक के लिए आती है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मसला हो जाता। समीना एक बात और बताएं, समीना एक मिनट, असद उमर पीटीआई का हिस्सा है या नहीं है? नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं नजर आ रहे। आपको नजर आ रहे हैं? स्लीपिंग पार्टनर है। असद उमर पीटीआई का हिस्सा है, मगर असद उमर ने ये कहा कि मैंने पार्टनर नहीं है, हाइबरनेशन में। एक मिनट, असद उमर पार्टी का हिस्सा है ना साजिद? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, अब तो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की ना? नहीं कर चुके हैं पार्टी। जब नहीं कर चुके थे, उन्होंने करी थी, सबसे पहले जेल से निकल के करी थी उन्होंने, पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, पार्टी का नाम नहीं लेता उन्होंने। उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, लेकिन जनरल सेक्रेटरीशिप छोड़ दी, ये हुआ है ना? जी। उन्होंने सारी पोस्टें, जो सियासी पोस्टें थी वो छोड़ दी उन्होंने। अच्छा, प्रेशर में वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल जी। असद उमर ने इस्तीफा भी नहीं दिया, प्रेशर भी नहीं कबूल किया, उसके बावजूद उन्होंने प्रोग्राम में बैठ के कहा, जब नवाज शरीफ को बाहर निकालने का वक्त आया तो इमरान खान ने कहा इसको जाने दो, जान छूटेगी। मैं कह रहा हूँ इसको जाने दो। असद उमर का टीवी के ऊपर बाकायदा मेरे ख्याल से काशिफ अब्बासी जी एक प्रोग्राम में, हाँ, उन्होंने बोला ये बात। जैसे है ना, वो असद उमर के बयाने से बहुत भाई कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ में जेल में रहते हुए आपके लिए ज्यादा खतरनाक था कि आपने उसको खुद निकाला, वो अपनी मर्जी से ज्यादा आपकी मर्जी से किया। बिल्कुल इस तरीके से मेरे भाई
बाजवा था जो उससे भी एड लेकर आया था, नवाज शरीफ से भी। ये तो नवाज सब कुछ बाजवा ने किया है मेरे भाई, ये बाजवा नहीं निकाला है उसको। अब तो भाई आज पाकिस्तान के अंदर जो भी 3.5 साल में हुआ तो बाजवा ही नहीं किया ना बेचारे ने, इसमें तो कोई बेचारा कह रहे हैं उसको, लाहौल है ना, सारा कुछ किया पाकिस्तान में। सारे वजीरों की जगह वो दस्तखत करता था, वजीर आजम की जगह वो दस्तखत करता था, सारे काम तो वही करता था। और बुशरा बीबी का भी मियाँ वही था, खावर मनीका का भी दोस्त वही था, और आपका मुख्तार का सदर भी वही था। कहीं से आप वही बात ना भाई, मेरे भाई आप खुल के नहीं बात करते ना। आप इतनी तो उन्होंने खुल के बात कर दी, और कितना खुल के बात करें, इतनी बड़ी खोल दी। अरे बहुत ज्यादा खुल के बात की, तो आप नहीं कहेंगे खुल के बात नहीं करते। सब कुछ साजिद साहब खुल के बात तो किए उन्होंने, जैदी साहब ने तो खुल के बयानियां दे दी अपना। इमरान खान क्या करता था बेचारा, क्या करता? अब पहले लाइन पे, अब आप लाइन पर आए ना, तो यही तो मैं तो हमेशा लाइन पर वो इमरान खान साहब बस मुराद सईद और हमजा अली अब्बासी में मसरूफ थे उस वक्त। इमरान खान उस वक्त मजबूर था, जो भी करना जी सब कुछ करता था। मेरी बात आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूँ ना, पटरियां तो आप लोग बदलते हो, मैं पटरियां नहीं बदलता। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हो कि वो इंतहाई शफाफ आदमी है, सच्चा है, अमीन है। अच्छा, एक मिनट नाक पढ़ ली ना भाई, एक मिनट रुको। आप ये कह रहे हो, सुनो तो, आप ये कह रहे हो कि उससे ज्यादा नेक और पाकबाज और सच्चा आदमी नहीं है। उसके घर में मलिक रियाज टाइकून पैसे भर भर के देके जा रहा है, उसके घर में वो प्लॉटों की दस्तखत करके फाइलें दे रहा है, उसकी बीवी वसूल कर रही है, नेब के अंदर दरखास्त में कह रही है कि हाँ 65 करोड़ रुपए में मलिक। आप ये देखें, डुबोने वाली भी उनकी बेगम ही है, सबसे बड़ा हाथ उनको इस नतीजे में पहुंचाने वाली उनकी खातून अव्वल ही है उनकी। सुन तो लेना है, अब तो नहीं रही थी पहले, क्या मतलब डिवोर्स हो गई? खातून अव्वल थी, अब तो खातून अव्वल से निकल गई, पर उनकी बेगम तो है ना अभी। अच्छा सुन तो लेना, आपने जहांगीर तरीन को निकाला ना जब पता चला कि करप्ट आदमी था। जी, आपने अलीम खान को निकाला ना कि ये करप्ट आदमी था, पार्टी से निकाल दिया। आपने आमिर कियानी को निकाला कि ये करप्ट आदमी था, लेकिन जब आपकी बेगम लोगों से पैसे पकड़ रही थी, उसको तो आपने नहीं छोड़ा, आप ईमानदार बने रहे। अरे उनकी कैलकुलेशंस भी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। बुशरा बीबी बुशरा बीबी की कुछ कैलकुलेशंस थी, उन्हीं के ऊपर तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनको कैसे निकाल सकते हैं? दोबारा भी तो उन्होंने आना। नहीं भाई, एक सेकंड, जैदी साहब क्या कह रहे हैं, जरा रिपीट करिएगा दोबारा, किसको नहीं पकड़ा? बुशरा बीबी को नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को निकाल दिया, अलीम आदिल को निकाल दिया, जितने भी करप्शन वाले थे उनको निकाला। तो बुशरा बीवी जब करप्शन करती रही उनके सामने, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने अपनी बेगम को साथ रखा, ये बोल रहे हैं। अब आप बोले। मुझे एक बात का सही है मेरी बहन जी, वही बात है कि ये कुछ भी कहते रहे। एक किरदार आया था उमर फारूक करके, जी, इसने घड़ी बेची है, इसने घड़ी खरीदी है, इसने फला किया है। आज कहाँ है वो? तोशा खाना का केस शुरू हो गया है बहुत लोगों के कि तोशा खाना में इमरान खान जो है वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गया वो उमर फारूक? अच्छा, उमर फारूक आ गया भाई। तोशा खाना की जो इंक्वायरी थी वो इन्वेस्टिगेशन में आज तब्दील हो गई है, तो उमर फारूक अब आएगा। तोशा खाना की जो इंक्वायरी थी वो आज इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई है। यार दानिश, एक मिनट मैं जवाब। जी बताइए। आप सही कह रहे हो, आपकी सारी बातें तस्लीम कि तोशा खाना भी गलत था, फंडिंग केस भी गलत था, ठीक है ना, सब झूठ बनाया गया। लेकिन जब बुशरा बीबी ने अपनी दस्तखत के साथ दरखास्त में ये कहा कि ये 65 करोड़ रुपए अल-कादिर में मुझे मलिक रियाज ने डोनेट किए और ये 458 एकड़ जमीन उन्होंने हमें गिफ्ट की, और दूसरी तरफ मलिक रियाज ये बयान देता है कि मैं अपने काम चलाने के लिए पैसों का पहिया लगाता हूँ, तो कौन सी बात सच है? वो बुशरा बीवी वाली बात सच है। उसकी वजह ये है कि बुशरा बीवी के जो भी उन्होंने 65 करोड़ या 65 अरब रुपए दिए, वो एक ट्रस्ट के अंदर गए, अल खादिर ट्रस्ट के अंदर गए, ना इमरान खान की जेब में गए, ना बुशरा बीवी के पर्स में गए, वो एक ट्रस्ट के अंदर गए। अल खादिर ट्रस्ट जो है उसमें गए, जो अल खादिर ट्रस्ट है। मलिक रियाज जैसा करप्ट आदमी डोनेशन क्यों देता है, इसको भी तो मानो। तो आप उससे पूछिए, आसिफ अली जरदारी से, जिसने लाहौर का लिया है, उसने अबे भाई वो तो है मलिक रियाज ने, आप उससे पूछिए, मेरे से है ना, मेरे को भाई वो तो चोर है। अरे साजिद भाई, जरदारी साहब कह रहे हैं वो तो है ही चोर, उसके बारे में क्या बात करनी? है 10% ना यार, उसको छोड़ दो।
उस शरीफ के घर में उसकी बीवी सब कुछ कर रही है और उसको नजर नहीं आ रहा कि मलिक रियाज तो क्या कर रही है मेरे भाई? ट्रस्ट को अगर पैसा दे रहा है तो क्या गलत कर रहा है वो? उसकी बीवी अगर पैसा दे रही है तो क्या गलत कर रही है? मुझे ये तो बताइए। तो आपको मालूम नहीं उसने क्या फायदा उठाया पलट के? यही तो अलकादिर केस है, यही तो अलकादिर केस है भाई। देखिए मेरी बात सुने, ये वाला डाउट आप किसी और पे करते तो मैं मान जाता। इमरान खान के लिए ये तलाक देना और बीवी को छोड़ना ये कोई मसला नहीं है। अगर वो जमैमा को छोड़ सकता है पैसों को लात मार के, और वो रहम खान को छोड़ सकता है पैसों को लात मार के, तो अगर वो कन्विंस हो गया कि इसने किया है तो फिर आप देखिएगा कि ये आपको ये भी नजर आ जाएगा। अरे रेहाम खान और जमाइमा ने उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया कैलकुलेशंस करके, बुशरा बीबी ने बनाया। नहीं मुल्क जिंदा नहीं है, नहीं तो वो बता देता कि जब उसको रेहाम खान को क्यों तलाक दी गई थी। डॉक्टर शाहिद मसूद अभी जिंदा है, वक्त आने पे वो बताएगा कि क्यों तलाक दी गई थी और क्यों शादी हुई थी। ये भी तारीख में खुलेगा। के लिए अगर आप भी फिर डॉक्टर शाहिद मसूद को फॉलो करते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आपको अलग से बेमालूम नहीं है ना। बात सुनिए आपको अलग से बेमालूम नहीं है, आप जो चाहे बोल सकते हो। खान के लिए और तो औरत और जो उसका जो मकसद है, जो उसका, यानी कि महमूद साहब का कहना ये है कि इमरान खान ने कभी भी किसी पैसे के लिए, किसी उसके लिए जो ना अपने आप को नहीं रखा। अगर वो जब दो लोग नियत समझे, अगर वो उसको पता चलेगा कि बुशरा बीवी के सबूत सामने आ गए तो वो शायद उनको भी छोड़ देगा। ये कहने का मकसद है उनका। जिस शख्स ने कभी औरत की इज्जत ही नहीं की हो वो क्या जानेगा यार। यार बात सुनिए, किस औरत की इज्जत राइट से लेके सीने दबाने से लेके इन तीन तक किसी की इज्जत की उसने? साहब ये फिर आप ये तो मुखालफत बराए मुखालफत है। जो सच बराए सच है, आप सच बराए सच है, आपको तस्लीम करना पड़ेगा मेरी जान। अगर लाइट करते हैं सुने उसका, अगर शहबाज शरीफ की शादियां जायज हैं, अगर नवाज शरीफ की शादियां जायज हैं तो वो भी सच है। उनके पास कोई चूरन नहीं बचा तो वो जातियात पे उतर आए जैदी साहब। आप कोई चूरन बेचने को नहीं है तो वो जातियात पे उतर आए। वो कौन जिसको मैं चूरन बेचूंगा यार? की इज्जत क्या करेगा भाई? आप जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी पे है ना, आप उसी पे चलेगा। सीता माई और माइकल जैक्सन जी, जेनेट जैक्सन भी क्यों चले गए मेरे भाई? इसी टॉपिक पे रहे जो आप बात हो रही है। मसला ये है कि आप उसको घोड़े पे बिठाए रखो, उसके सर पे सेरा चढ़ाए रखो, लेकिन शादी नहीं होनी उसकी। बात सुनिए। अरे रुक जाओ, सैयद साहब की बात ले लूं मैं, बहुत देर से आएंगे। सैयद साहब बोले, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक सेकंड कहना चाहता हूँ सैयद साहब प्लीज। मैं जैदी साहब ये कहना चाहता हूँ, आप जितने मर्जी कीड़े निकालें उसके किरदार के ऊपर जो मर्जी, वो कीड़े नहीं निकाल रहे, मगर वो सिर्फ एक मेंशन कर रहे हैं, बात को वाजे कर रहे हैं कि ये हकीकत है, ये बात कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा हर एक के बारे में देखे, उन्होंने जरदारी के बारे में बोला, उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बोला। झूठ है, मुझे ये बता दो कि ये झूठ है। लोग उसको फॉलो करते हैं तो उसके उन्होंने परखा है, उसको बड़े बड़े मैदानों में परखा है। आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप बता दें, आप है ना महमूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी इल्जाम लग रहा है इनका बुशरा बीवी पे, तो गलत लग रहा है, ये सारा गलत इल्जाम है। इल्जाम हुआ क्या? इल्जाम तो हेलो, हाँ जी, एक सेकंड सैयद साहब की भी ले लो जरा, एक मिनट जी सैयद साहब बोले। असल में ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये सारे हजरात ये चीज भूल रहे हैं कि बीच में एक स्टोरी आई थी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ है उनके पास एक न्यूज थी बुशरा बीबी के लिए, जो वो देना चाहते थे इमरान खान को, तो इमरान खान ने उनको सैक कर दिया। ये एक न्यूज आई थी बीच में, ठीक है? सही है क्या गलत है? बाद में वो न्यूज का क्या हुआ, किधर गई वो न्यूज? वो न्यूज आज तक है, वो न्यूज आज तक जेन्युइन है भाई। वो झूठी नहीं है। देख सके जैदी साहब आप इतने लॉजिकल आती है, इतनी सेंसिबल आती है। फर्ज करें कि उनके पास ये न्यूज होती तो अब तक डिस्क्लोज नहीं हो चुकी होती। सारे चीज तो आपने आजमा लिए, ये चीज भी आजमा लेते। हाँ, ये बात सैयद साहब की कहीं पर सही लग रही है कि अभी तक क्यों नहीं आया। तो था मीडिया में कि भाई उनके पास एक वीडियो है बुशरा बीवी की, वो सामने आएगी ऑडियो वीडियो, पर अभी तक क्यों नहीं सामने आई, सवाल ये पैदा होता है जी। चला दिए तो हाँ, ये लास्ट दिन तो चला देते, जबकि आप लोग तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीवी का बहुत बड़ा हाथ है करप्शन के अंदर। शुरू किए तो मुझे बात तो करते थे। हाँ, अभी बात कर रहे थे सैयद साहब को पूरी कंप्लीट, फिर जैदी साहब आप कीजिएगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, कोई भी मौका अपने हाथ से इन्होंने जाने
जाने नहीं दिया। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा, नहीं जाने दिया, कोई मौका जाने नहीं दिया, राइट। और ये तो बड़ी सॉलिड चीज थी, इधर उधर मुंह मारने से अच्छा इसी चीज को आजमा लेते, इसी को शूट अप कर देते, नहीं चलाए ना सीन भी। ये जो तीर चला रहे हैं ना, ये इमरान खान पे नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की छाती पर चला रहे हैं, छाती पर, और हम ले रहे हैं छाती पर। अब इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। आप छाती कराची पाकिस्तान लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी छाती है या नहीं है। लेकिन अब मेरी बात सुने पूरी, आपने ना पाकिस्तान लेके जाएंगे तो पता चलेगा जी। अब सुने तो ना, सुनाए सुनाए। अब सुने, जो वाकया आप कह रहे हैं कि डीजी, जब ये डीजी ISI थे और इन्होंने वजीर आजम इमरान खान को ये बताया कि करप्शन में आपका घर भी मुलव्विस है, आपके दोस्त और आपके दोस्त की बेगम और बेगम की सहेलियां भी मुलव्विस हैं, और इन्होंने जाके उस बात की शिकायत फौरन बाजवा से की और बाजवा की ने रातों रात इसको सैक कर दिया वहां से डीजी ISI को। ये खबर अभी तक जेन्युइन है। उन्होंने किसी वीडियो की बात नहीं की थी। बुजदार के खिलाफ उसी बेस पे वो एक्शन लिया जा रहा है। बुशरा बीबी पे एक बात को जहरी भाई, एक बात को ऐड कर दें, ये DGI SPR थे या NEC के चेयरमैन थे? आसिम मुनीर करप्शन हो रही है, DGI SPR का ये काम है कि जी करप्शन हो रहा है। वो अब सुनो, भाई लाहौर वाला कुआं था यार, सही कह रहा हूँ ना, आप सुन तो लो ना। जब वो जो था, वो जो पापा जॉन्स का केस निकला था, जब एक के लिए, याद है आपको? याद है पापा जॉन्स? बिल्कुल याद है। आसिम जी 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 जी, बहुत मशहूर हुआ था जी। तो वजीर आजम ने तकरीर करके ये कहा था कि मैंने तहकीक की और मेरे इदारों ने मुझे बताया। किसने बताया? इदारों ने बताया जी, ये सही है। मैंने की दरखास्त देख ली और आई एम सेटिस्फाइड विद हिम और विद हिज स्टेटमेंट, यही कहा था ना उन्होंने। तो DGI ISI को आप इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पाकिस्तान में क्या होता है अपने सियासी मफाद के लिए। एक मिनट में सैयद साहब आ गए, मेरा मिनट से भी ले लूं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं तो फ्राइडे नाइट में ये कहूँगा, क्या रुक जाए, एक सेकंड रुके आप लोग सब। जी जी जी, हेलो 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 जी। आपका अच्छा खासा प्रोग्राम, एक पॉपुलर प्रोग्राम है जी, शुक्र करें कनाडा से चलता है जी। पूरे पाकिस्तान में एक आदमी की कहानी खत्म हो गई, ना टीवी पे आता है ना उसका नाम लिया जाता है। और आपको भी पता है कि अब वो आइंदा इलेक्शन में फिलहाल तो वो नहीं आएगा, ना पार्टी आएगी। अब एक वाइड प्रोग्राम आपका है जिसमें तसलसल के साथ साहब का तकरार होता है, चेयरमैन PTI का, जिसका मतलब होना हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे लोग हकीकत को नहीं समझते हैं, अगर तो मैं कुछ नहीं कहता। पागलखाने में इलाज भी नामुमकिन है। वो आ जाए तो जी पूरे पाकिस्तान में देखिए आप क्या करता है वो। अब मसला ये है कि अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। मगर वो पागल अगर कराची आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। उसकी कहानी अब तक जिंदा है और वो मरते तक जिंदा रहेगी मालियों के दिलों में। एक बात और सुन ले, मैं जरा सुन सकती हूँ उनकी बात एक और, अगर आप इजाजत दें आप सब कॉलर। जी जी जनाब जी। आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छे कॉलर अभी भी हैं और ये भी बहुत अच्छे कॉलर जो अब किसी दबाव की वजह से या अपनी इंसल्ट की वजह से नहीं आते हैं। मैं तो खैर आऊंगा और जैदी साहब से भी मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आया करें और तमाम अच्छे कॉलर इमरान खान के खिलाफ बोला करें। जी 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 जी। पहले आते थे, अब वो नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग या अच्छे कॉलर आना छोड़ देंगे तो प्रोग्राम सारे आप देख लेना। हाँ, तो प्रोग्राम जो है फिर वो ऐसे लोगों के हवाले हो जाएगा जो जितना प्रोडक्टिव नहीं होगा, मुझे लगता है। तो हमारे जैसे कॉलर को भी वो आना बहुत जरूरी है। बाकी ये कि लोग हमें बुरा भला कहें, टॉपिक से हट के बात करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये है कि देखें, ये तोशा खाना का आज मैंने कहा था कल और आज देखें वो प्रोग्राम मजीद वो केस आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी बात ये है कि उनके साथ तैयारी हो रही है पूरे तरीके से और उनको पूरे तरीके से घेर के नाअहल कर दिया जाएगा। अब उनको ये भी पता है कि आज जो उनका बयान था, पेशावर से बच्चा आया हुआ है, पेशावर से एक बच्चा मेरे साथ है यार। अरे एक सेकंड उनका सुन तो लूं, तोशा खाना की तो बात पूरी कर लूं, अभी बहुत देर में आए। बच्चे की बात बाद में सुनती है जी, बोले। देखिए, आज जो उनका बयान है कि नवाज शरीफ को भी आने दिया जाए और मुझे भी आने दिया जाए,
ये उनकी कमजोरी की अक्कासी करता है। जो एनालिस्ट है इस बात को एनालाइज इस तरह करेंगे कि वो कमजोर हो गए, सियासी तौर पे कमजोर हो गए। इससे पहले वो कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ आ ही नहीं सकता, वो नाअहल है, नादरिंदा है, व्हाटएवर। अब नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, नवाज शरीफ आ सकता है, वो भी आए और मैं भी आऊँ। इसका मतलब ये है कि आदमी का पता चल जाता है कि वो सियासी तौर पे। इमरान खान ने कहा कि जी 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 मैं भी आऊँ, वो भी आए, इलेक्शन में इजाजत दी जाए। सियासी तौर पे वो कमजोर हो गए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। किसी जमाने में ये उनके ऊपर था कि लोग उनकी बात सुनते या वो अपनी मर्जी चलाते। अब उनको कोई उस लूप में ही नहीं रख रहा, जो एक सियासी लूप से इस वक्त वो बाहर है और फिलहाल जो आने वाले इलेक्शन है उस लूप में वो नहीं है। अब वो कैसे अपने तंजीम को, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, ये उनकी सलाहियत पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आने वाला इलेक्शन है उसमें पीटीआई और इमरान खान चेयरमैन पीटीआई वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, उससे पहले ही वो नाअहल हो जाए। चेयरमैन पीटीआई कह दिया करें, नाम ना लिया करें, हम भी बाकी चीजों। चेयरमैन पीटीआई, आई टोल्ड यू नो, मुझे तो भाई जो फॉलो करना है मैं वही फॉलो करूंगा। मैं कभी कभी नाम ले भी लूंगा ताकि लोग भूल ना जाए, लेकिन ये देखिए बात ये है कि ये लोग ख्वाहिशों पे और जज्बात के हवाले से बात करते हैं जी। तजिया वो होता है जो दूर रख होता है, आगे देखे। मैंने आपको 1-1.5 साल पहले, अगर मेरी बात याद है, 2 साल पहले जी 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 आपने मुझसे पूछा जी 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 पीटीआई को कहाँ देखते हैं, कहाँ देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, 35 सीटों से ज्यादा नहीं लेंगे, वो भी बड़े मुश्किल से। आपकी बात पे वो जरदारी साहब वाली बात याद है कि जो उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोली थी। जरदारी साहब, बात सुनिएगा, जरदारी साहब ने बोला था कि हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद। बिल्कुल, उसकी वजह नहीं, अगर जो सियासत को समझता है वो देखें ये कि इनकी गलतियां कितनों ने इतनी ज्यादा करी थी, उस वक्त से गलती पे गलती। तो मैंने यही कहा था कि ये 35 मैक्सिमम, अगर ये बहुत सीटें जीते तो अब तो 35 भी नहीं है, मेरा ख्याल से मुश्किल से 4-6 सीटें अगर निकाल ले तो बड़ी बात है ये। उसकी वजह ये है ना, इन्होंने पंजाब में पंजाबी इलेक्शन कराए। यार सैयद भाई एक बात पे तो कायम रहा करें यार, पाबंदी लग जाएगी, उन्होंने कहा उनका आदमी वहां से खड़ा रहेगा। मैं तो सियासी तजिया कर रहा हूँ भाई, सियासी तजिया कर रहे हैं वो यार। मेरी ख्वाहिश थोड़ी है कोई। चाय पीजिए आप, अभी शायद सो के उठे, आप एक कप चाय पीजिए, अपने आप को थोड़ा गर्म करें, फिर आप प्रोग्राम में कल नहीं। ये पीटीआई वालों को जो चाहने वाले हैं उनको वही का कॉल चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कप्तान जो क्वालिटी की चीजें हैं, जरा थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे भी जाना चाहिए। ये आपका उसने जन है, आपने उसको नाअहल भी कर दिया, आपने उस सीटें भी सारी छीन ली, आपने बाहर भी कर लिया। नहीं मेरा तो करवा ले। उनका अपना तजिया। चौधरी साहब भी आ गए। चौधरी साहब लास्ट में क्या कहेंगे आप? रहेगी, चेयरमैन रहेगा तो सीटें रहेंगी ना। आपने बिल्कुल सही बातें की है, पीटीआई का वजूद समझ ले खत्म हो गया है और इनको इनके घर वाले भी वोट नहीं देंगे, इनके घर वाले भी वोट नहीं देंगे, टोटली खत्म हो गए। सही कह रहे हैं, जितना मर्जी घेर लें वो आपके घेरे में नहीं आने वाला। एक आदमी सच्चाई पे खड़ा है, लोगों के दिलों में बसता है, इतना सच बोलता है कि सुबह बोलता है शाम को उससे मुकर जाता है, इतना सख्त सच्चाई पे खड़ा हुआ है, इतना सख्त। दोपहर तक यू टर्न ले लेता है। हाँ दोपहर तक क्या, 2 घंटे बाद ही कह देते हैं मैं तो क्या ही नहीं। और क्या, प्लास्टर दूसरे पैर में बांध लेता भाई। इतना डट कर खड़ा है, इतना डट कर खड़ा है कि कमरे से ही नहीं निकलता, इतना डट कर खड़ा है, इतना चट्टान की तरह कमरे में खड़ा हुआ है कि अदालतों में नहीं जाता, सामना ही नहीं करता, सामना ही नहीं करता, डट के खड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा, डट के खड़ा हुआ है, चट्टान की तरह खड़ा है, नहीं जा रहा। इमरान खान को गिराने की बड़ी कोशिश की जा रही है मगर अभी तक वो खड़े हैं। गोली लगी थी उल्टे पैर पे और प्लास्टर बांध दिया सीधे पैर पे। गलती से गोली लगी थी उल्टे पैर पे, प्लास्टर बजा सीधे पैर पे। चले जी, तस्वीर आई तो फिर अगले दिन वो प्लास्टर। चले जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि एक शख्स ने इदारों से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।